नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका सक्सेस लर्निंग की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जो है नागरिक शास्त्र का अध्याय नंबर 2 करेंगे। चैप्टर का नाम है संघवाद। इस अध्याय में हम जो है संघवाद की विस्तृत जो है चर्चा करेंगे कि संघवाद क्या है, संघवाद जो है किस तरह से काम करता है। इसको लेकर के हम जो है भारत के संदर्भ में भी हम बात करेंगे कि भारत में जो है किस तरह का संघवाद है, ठीक है। और इसके अलावा जो है संघवाद की डेफिनेशन क्या है, इससे रिलेटेड जो है आपको थोड़ा सा ध्यान ये भी रखना है कि जब आपका फाइनल एग्जाम होता है तो उसके अंदर जो है इससे रिलेटेड 3-4 नंबर का काम जो है अक्सर हमारे यहाँ फाइनल एग्जाम में बनता है, ठीक है। चैप्टर का नाम देखें तो क्या है, संघवाद है। संघवाद का अर्थ की बात करें तो संघवाद का जो अर्थ है वो क्या है, संगठित रहने का विचार है, ठीक है। थोड़ा सा इसको तोड़कर देखते हैं तो इस संघ का मतलब क्या होता है, संगठन होता है, ठीक है, समूह। इसके बाद वाद, वाद का मतलब क्या होता है, विचार, विचार या विचारधारा, ठीक है। तो वाद का मतलब क्या है, विचार। तो क्या हो गया, संगठित रहने का विचार ही हमारे पास क्या है, संघवाद है। अब संगठित किसे रहना है, अगर हम भारत के संदर्भ में देखें संगठित किसे रहना है। अब हमारा भारत बहुत बड़ा विस्तृत देश है, इसके अंदर जो है बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारी भाषा है, बहुत सारा कल्चर है, क्षेत्रीय भिन्नताएं बहुत सारी अलग अलग है, भौगोलिक विशेषताएं अलग अलग है। तो उस स्थिति में देश को एकजुट कैसे रखा जाए, उस विचार को हम क्या बोलते हैं, संघवाद बोलते हैं। उसी के आधार पर हम जो है इस हमारे देश का संचालन करते हैं। जैसे हमने बेल्जियम की पिछली चैप्टर के अंदर स्टोरी पढ़ी थी, बहुत छोटा सा देश था, बहुत छोटी सी जनसंख्या थी, परंतु उसके बावजूद भी वहां पर जो है संघवाद की विचारधारा अपनाई गई। तो हमारा देश तो क्षेत्रफल में दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। आज वर्तमान के अंदर बात करें तो आबादी में दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, सबसे ज्यादा भाषा यहाँ पर है, सबसे बड़ी जो भौगोलिक विशेषता है विश्व में वो हमारे भारत के अंदर है। तो हमें जो है थोड़ा सा भारत को भी केंद्रित करके इस अध्याय को में पढ़ना है। तो यहाँ हमारे पास संघवाद का अर्थ क्या हो गया कि संगठित रहने का विचार। आगे अगर हम देखें संघवाद को तो संघवाद एक है संस्थागत प्रणाली है। संस्थागत कैसे है कि यहाँ संघवाद के अंदर क्या होगी, 2 से अधिक स्तर की क्या होगी, सरकार होगी, ठीक है। तो संस्थागत, अब इस 2 से अधिक स्तर के अंदर जो है संस्था कैसे बनेगी, सबसे ऊपर कौन आ जाएगी, केंद्र सरकार, उसके बाद कौन आ जाएगी, राज्य सरकार, राज्य सरकार, ठीक है। और इसके नीचे जैसे भारत में स्थानीय सरकार है, बेल्जियम में हमने पढ़ा कि सामुदायिक सरकार है, ठीक है। और ये करती क्या है, स्वतंत्र होकर के काम करती है, स्वतंत्र होकर के क्या करती है, काम करती है। ना तो केंद्र सरकार का राज्य पर दबाव है, ना राज्य का केंद्र पर दबाव है। दोनों के जो है संविधान के अनुसार जो है अलग अलग जो है नियम कायदे होते हैं, उसके अनुसार ये क्या करती है, काम करती है, ठीक है। तो इसलिए कहा गया कि संघवाद क्या है, एक संस्थागत प्रणाली है जिसमें 2 स्तर की राजनीतिक व्यवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है। 2 स्तर का मतलब समझ में आ गया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये स्तर की सरकार यहाँ पर क्या करती है, काम करती है। केंद्र सरकार देश के लिए राष्ट्रीय मुद्दों पर काम करती है, राज्य सरकार राज्य के स्थानीय मुद्दों पर क्या करती है, काम करती है। इसमें एक संघीय जो है केंद्र स्तर की सरकार और दूसरे स्तर पर कौन, प्रांतीय या हमारी क्या होती है, राज्य सरकार होती है, ठीक है। इसके अगर हम थोड़ा सा एग्जाम्पल भारत के संदर्भ में हम बात करें, जैसे केंद्र में बात करें तो हमारी केंद्र सरकार को हम क्या बोलते हैं, भारत सरकार, भारत सरकार, ठीक है। ये क्या है, पूरे देश की एक ही गवर्नमेंट है जो पूरे देश के लिए नियम कायदे बनाने का क्या करती है, काम करती है। राज्य सरकार की बात करें तो जैसे अपनी हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार या राजस्थान सरकार, ठीक है। ये किस तरह की सरकार है, ये प्रांतीय सरकार है, राज्य सरकारें हैं। ये जो काम करती है राज्य सरकारें, ये राज्य के प्रमुख विषयों को केंद्र में रख करके जो है नियमों का
निर्माण करती है, कानूनों का निर्माण करती है। ठीक है, इसके बाद हमारी संघीय शासन व्यवस्था। तो संघीय शासन व्यवस्था में सत्ता का वितरण 2 से अधिक स्तर पर होता है। ऊपर देखो, यहां अगर कहा गया कि यहां जो व्यवस्था होगी शासन की, वो उसका वितरण क्या होगा, 2 से अधिक स्तर पर होगा। अब देखो यहाँ पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार। अगर हम भारत में बात करें तो क्या आ जाएगी, स्थानीय सरकार। ठीक है, भारत में तीसरे स्तर की सरकार कौन सी है, स्थानीय सरकार है। और बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम में हमने क्या पढ़ा था, सामुदायिक सरकार। बेल्जियम में हमने क्या पढ़ा था, सामुदायिक सरकार। और हम भारत में क्या पढ़ते हैं, स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां संघीय शासन व्यवस्था में सत्ता का वितरण क्या होगा, 2 या 2 से अधिक स्तर पर होगा। कैसे होगा, वो इस तरह से होगा। ठीक है, संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय सरकार व उनके विभिन्न छोटी इकाइयों के मध्य बटी होती है। अब यहां जो संघवाद के अंदर जो शासन व्यवस्था है वो किसमें बटी हुई है, केंद्र और राज्य सरकारों में बटी हुई है। राष्ट्रीय महत्व के मामले केंद्र सरकार के पास, राज्य स्तर के महत्व के मामले राज्य सरकार के पास। ठीक है, और संघवाद के अंदर जो विशेषता है प्रमुख, वो क्या है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के नियमों के अंदर बाधा उत्पन्न नहीं करती जब तक संभव हो सके, और राज्य सरकार केंद्र सरकार के कार्यों के अंदर व्यवधान नहीं डालती। ठीक है, तो यहां हम ये कह सकते हैं कि संघवाद में दोनों ही सरकारें संविधान के दायरे के अंदर रह करके अपने अपने नियमों के अनुसार स्वतंत्र होकर या स्वायत्त होकर के क्या करती है, काम करती है। आमतौर पर जो है इसमें सरकार के पूरे देश के लिए जो है होती। अब इसमें बात करें तो यहाँ जो संघीय शासन व्यवस्था है, तो इसमें जो सरकार होगी, एक सरकार क्या होगी, पूरे देश के लिए होगी, जिसे हमने क्या कहा था, केंद्र सरकार। ठीक है, जिसके जिम्मे जो है राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। राष्ट्रीय महत्व के विषय क्या है, जैसे रक्षा हो गया। ठीक है, अब देश की रक्षा करने का काम किसका है, हरियाणा पुलिस का थोड़ी ना है, राजस्थान पुलिस का थोड़ी ना है, किसका है, भारतीय सेना का है। तो विषय कौन सा हो गया, जो है अपनी संघ सूची के तहत आ गया। ठीक है, कौन सा महत्व हो गया, राष्ट्रीय महत्व का विषय हो गया। तो हमारे देश की सुरक्षा करना, हमारे देश के संपूर्ण क्षेत्र की सुरक्षा करना, 144 करोड़ लोगों की सुरक्षा करना किसका दायित्व है, केंद्र सरकार का है। ठीक है, मुद्रा है। अब हमारे यहाँ करेंसी जारी होती है, वो किस तरह की करेंसी है, क्या हमारे हरियाणा की अलग करेंसी है, राजस्थान की अलग करेंसी है, बिहार की अलग करेंसी है, नहीं है, संपूर्ण भारत की क्या है, एक करेंसी है। क्यों, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दा है और राष्ट्रीय स्तर का महत्व रखने वाला विषय है, तो इसके ऊपर कानून भी कौन बना रहा है, हमारी केंद्र सरकार। फिर जो है राज्य या प्रांतीय सरकार स्तर के जो सरकारें होती है, जो शासन के जो है दैनिक कामकाज को जो है देखती है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारी जो प्रांतीय सरकार है, जैसे अपने राज्य सरकार, जिसे कहा कि हरियाणा सरकार, राजस्थान सरकार, बिहार सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक है, तो ये जो सरकारें हैं वो क्या करती है, प्रांत के जो दैनिक कार्य हैं, ठीक है, जैसे प्रांत के कोई कल्चर है, जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, अपनी भाषा से रिलेटेड है, ठीक है, अपने क्षेत्रीय विषय जो भी उस सरकार के अधीन आते हैं, वो उनके ऊपर क्या करती है, काम करती है। ठीक है, सत्ता के इन दोनों स्तरों की जो है सरकारें अपने अपने स्तर पर क्या होती है, स्वतंत्र होकर के अपना काम करती है। अब मैंने पहले ये बताया कि यहाँ केंद्र सरकार राज्य सरकार के कार्यों के अंदर तब तक व्यवधान नहीं डालेगा तब तक जो है उसके नियमों के अनुसार जो है कोई भी व्यवधान उत्पन्न ना हो रहा हो, या केंद्र सरकार को ऐसा महसूस ना हो, तब तक जो है केंद्र सरकार राज्य सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती है, और राज्य सरकार केंद्र सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती है। दोनों के नियम कायदे संविधान के अनुसार क्या होते हैं, अलग होते हैं, वो उसी के अनुसार क्या करते हैं, काम करते हैं। इसके बाद अगर हम संघीय शासन व्यवस्था की अगर प्रमुख विशेषताओं की अगर हम बात करें तो विशेषताएं क्या है, पहली विषय, और इससे रिलेटेड हमें एक चीज और याद रखनी है कि ये जो क्वेश्चन है आपके फाइनल एग्जाम के अंदर जो है बनता है इससे रिलेटेड। ठीक है, तो अगर हम संघीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो हमारी पहली विशेषता क्या है
कि संघीय व्यवस्था में जो है सत्ता केंद्रीय सरकार और जो है अन्य सरकारों में क्या होगी, बटी होगी। देखो इधर, यहां सर जो व्यवस्था है वो किस में बटी है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार में बटी। ठीक है, राज्य सरकार अपना काम करती है, केंद्र सरकार अपना काम करती है, तो ये अच्छी विशेषता है। दूसरा है, केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर कानून बनाती है और राज्य सरकारें राज्य से संबंधित विषयों पर कानून बनाएगी। ठीक है, अब मैंने बताया ना यहाँ कि जो रक्षा है, मुद्रा है, कौन से विषय है, राष्ट्रीय महत्व के, तो इस पे अगर कानून कौन बना रहा था, केंद्र सरकार। ठीक है, इधर अगर हम राज्य सरकार देखें, भाई साफ सफाई का मुद्दा है, स्वच्छता का है, स्वास्थ्य का है, इससे रिलेटेड अगर कोई कानून बना रहा है तो कौन है, हमारी राज्य सरकार बना रही, क्योंकि वो राज्य सरकारों से संबंधित जो है विषय है। इसके बाद हमारा तीसरा है, दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर जो है स्वतंत्र होकर के अपना काम करती है, ये एक दूसरे के कार्यों के अंदर हस्तक्षेप नहीं करते। ठीक है, इसके बाद हमारा पॉइंट नंबर 4 है कि संघीय व्यवस्था में जो है 2 या 2 से अधिक स्तर की क्या होगी, सरकार, क्योंकि जहां संघीय व्यवस्था मिलेगी वहां पर सरकार का स्वरूप क्या होगा, 2 से अधिक स्तर का होगा। जैसे भारत में बात करें कि भारत में जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, ठीक है, स्थानीय सरकार मतलब 2 से अधिक स्तर का हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है 5वां हमारा अलग अलग स्तरों की जो है सरकार द्वारा एक ही नागरिक समूह पर क्या होता है, शासन होता है। अब देखो, अब हम भारत की बात कर रहे हैं। भारत के अंदर हमने पहले क्या देखी, केंद्र सरकार। भाई मान लो कि मैं इस देश का नागरिक हूं, भारतवासी हूं, भारत का नागरिक हूं, मेरे ऊपर भारत की केंद्र सरकार भी मेरे ऊपर क्या कर रही है, शासन कर रही है। भारत की जो मेरा अपना जो राज्य है हरियाणा राज्य की जो गवर्नमेंट है वो भी मुझ पर क्या कर रही है, शासन कर रही है। और तीसरा, जो हमारी स्थानीय सरकार, जिस गांव के अंदर हम रह रहे हैं, उस गांव की जो स्थानीय लोकल गवर्नमेंट है वो भी हमारे ऊपर क्या कर रही है, शासन कर रही है। इसका मतलब संघीय व्यवस्था में एक ही व्यक्ति के ऊपर 2 से अधिक स्तर की सरकार क्या करती है, काम करती है। ठीक है, इसके बाद छठा पॉइंट है कि सरकारों के जो है अधिकार क्षेत्र संविधान में जो स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। ठीक है, भाई यहाँ जो सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वो स्वतंत्र होकर ये काम करती है। उसका प्रमुख जो कारण है वो कौन है, हमारा संविधान है। हमारे संविधान के अंदर उन सरकारों को क्या किया गया है, उनके कार्यों का विभाजन किया गया है कि जो है कौन कौन से विषय केंद्र सरकार के पास आएंगे, कौन से विषय राज्य सरकार के पास आएंगे, उनको जो है विभाजित करके दिए जाते हैं, ताकि इन दोनों ही सरकारों में आपस में कानूनों को लेकर के, अधिकारों को लेकर के कोई विवाद उत्पन्न ना हो। इस कारण यहाँ पर क्या किए जाते हैं, संविधान में उनके जो है कार्यों को स्पष्ट किया जाता है। 7वां है कि संविधान के मौलिक प्रावधानों में जो है बदलाव का अधिकार दोनों स्तर की जो है सरकारों की सहमति से संभव है। अब जहां संघीय व्यवस्था है वहां पर जो है संविधान के अनुसार जो है, संविधान के अनुसार देश के नागरिकों को क्या मिले हैं, मौलिक अधिकार मिले हैं। मौलिक अधिकार, जिसे हम नागरिक अधिकार भी बोलते हैं, फंडामेंटल राइट। ठीक है, इन मौलिक अधिकारों में अगर कोई चेंज करना है, बदलाव करना है, तो उस बदलाव की स्थिति के अंदर क्या होगा कि हमारे जो संविधान है, उस संविधान के अंदर अगर कोई बदलाव करना है मौलिक अधिकारों को लेकर के, तो यहाँ पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर के क्या करेगी, उस बिल को, प्रस्ताव को पास करेगी, तभी वो चीज क्या होगी, लागू होगी। अन्यथा मौलिक अधिकारों के अंदर अकेले केंद्र सरकार बदलाव नहीं कर सकती, अकेले राज्य सरकार बदलाव नहीं कर सकती। अगर मौलिक अधिकारों में, नागरिक अधिकारों में, फंडामेंटल राइट के अंदर बदलाव करना है तो दोनों स्तर की सरकारों को क्या करना पड़ेगा, मिलकर के काम करना पड़ेगा, तभी जो है मौलिक अधिकारों में बदलाव किया जा सकता है। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था में जनता के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो बहुत ज्यादा सिक्योर हैं। ठीक है, उसको ऐसे ही किसी साधारण कानून की तरह बदला नहीं जा सकता। 8वां क्या है कि अदालतों को जो है संविधान और सरकारों के जो है अधिकारों की जो है व्याख्या करने का अधिकार है। ठीक है, भाई हमारे यहाँ पर जो हमारा संविधान है, उस संविधान के अनुसार काम हो रहा है या नहीं हो रहा है,
कार्यपालिका जो है ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही है, विधायिका काम कर रही है नहीं कर रही है, या विधायिका ने जो है संविधान के दायरे से बाहर जाकर के कोई कानून बना दिया, तो उन सभी विषयों पर जो है अपना जो व्याख्या करने का जो अधिकार है वो किसके पास है? हमारी अदालतों के पास है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास है, हमारे हाई कोर्ट्स के पास है। ठीक है, अगर कोई ऐसा कानून सरकार पास कर दे जो संविधान के दायरे से बाहर हो, तो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है ऐसे कानूनों को क्या कर सकती है? निरस्त कर सकती है, खारिज कर सकती है। मतलब विधायिका ने एक लीगल रूप से कानून बनाया, परंतु वो कानून क्या था? संविधान के दायरे से बाहर, तो हमारी सुप्रीम कोर्ट, हमारी अदालतें क्या कर सकती है? उसको निरस्त कर सकती है, खारिज कर सकती है। ठीक है, तो हमारे संविधान के से रिलेटेड जब भी व्याख्या करने का, या कोई भी सरकार जब किसी विशेष आर्टिकल को लेकर के फंसती है कि हम नहीं समझ पा रहे कि इसका मतलब क्या है, तो फिर केंद्र और राज्य सरकार को कहाँ जाना पड़ेगा? हमारी कोर्ट के अंदर जाना पड़ेगा। कोर्ट्स के अंदर बैठे जज ही बताएंगे कि इसका असली मतलब क्या है, और जो वो अदालतें व्याख्या करती है उसी व्याख्या को क्या किया जाता है? केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। ठीक है, मतलब उसके अंदर केंद्र और राज्य सरकार फिर जो किसी तरह का कोई बदलाव नहीं कर सकती। केवल और केवल हमारी सुप्रीम कोर्ट, हमारी हाई कोर्ट्स अपने डिसीजन को खुद बदल सकती है, उनके डिसीजन को कोई और बदले नहीं सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अदालतों को जो है संविधान और सरकारों के अधिकारों की जो है व्याख्या करने का क्या है? पूरा का पूरा अधिकार दिया गया है। ठीक है, और इससे हम एक और बात का भी पता लगा सकते हैं कि यहाँ जो संघीय शासन व्यवस्था के अंदर जो है सरकार निरंकुश नहीं हो सकती। ठीक है भाई, ऐसा नहीं है कि जनता के ऊपर कोई भी कानून थोप सकती है। ठीक है, कोई भी जो है अपने राइट्स का गलत प्रयोग कर सकती है, नहीं। यहाँ पर जो सरकारें हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट्स की जो गाइडलाइन होती है संविधान के आर्टिकलों को लेकर के, अधिकारों को लेकर के, बस उसके अनुसार ही क्या करती है? काम करती है। इसके बाद है पॉइंट नंबर 9 कि वित्तीय स्वायत्ता के लिए जो है राजस्व के अलग अलग जो है स्रोत है। ठीक है, अब हमारे यहाँ जो केंद्र सरकार के लिए जो है अलग टैक्स पे करना पड़ता है, राज्य सरकार के लिए अपना अलग जो है टैक्स पे। ठीक है, अब अलग अलग, जैसे हम पेट्रोल की बात करें, अब हम राजस्थान में जाते हैं तो राजस्थान के अंदर क्या मिलेगा? पेट्रोल ज्यादा कीमतों पर मिलेगा। हरियाणा में आओगे तो वो तेल क्या मिलेगा? कम कीमतों पर मिलेगा। इतना अंतर क्यों? क्योंकि जो है स्टेट का जो टैक्स पे है वो राजस्थान के अंदर पेट्रोलियम सिस्टम पर ज्यादा है, हरियाणा में थोड़ा सा कम है। ठीक है, जिसके कारण वहां पर दाम ज्यादा है, यहाँ पर दाम कम है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर केंद्र सरकार के लिए अलग टैक्स की व्यवस्था है और राज्य सरकार के लिए जो है अलग व्यवस्था है। जैसे भारत में बात करें, हमारे यहाँ भारत में अभी जीएसटी चल रहा है। ठीक है, तो जीएसटी को दो भागों में बांटा गया है, एक सेंट्रल जीएसटी और एक जो है स्टेट जीएसटी। ठीक है, सेंट्रल वाला जो टैक्स है वो कौन लेके जाएगा? केंद्र सरकार। और एसजीएसटी वाला कौन लेके जाएगा? संबंधित राज्य की सरकार। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या किया गया है कि वित्तीय स्वायत्ता दी गई है किसके अंदर? संघीय व्यवस्था के अंदर, दोनों को, क्योंकि काम दोनों को करना है, स्वतंत्र होकर के करना है, तो दोनों को काम करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। पैसा कहाँ से आएगा? सरकारों के पास टैक्स से आएगा। इसलिए इनको जो है वित्तीय स्वायत्ता दी गई है ताकि अपने अलग अलग क्या कर सके? टैक्स जो है इकट्ठा कर सके। इसके बाद लास्ट पॉइंट ऐसा, मूल उद्देश्य क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करते हैं और देश की जो है एकता की और सुरक्षा को क्या करते हैं? बढ़ावा देते हैं। तो इसमें क्या है? मूल उद्देश्य है क्षेत्रीय विविधता। भाई हमारे देश के अंदर बात करें तो हर एक राज्य की अलग भाषा है, रहन सहन, खान पान, हर चीजें क्या है? अलग अलग है। तो जब संघीय व्यवस्था है तो संघीय व्यवस्था के अंदर क्या है? क्षेत्रीय जो विविधता है उसको क्या मिलता है? सम्मान मिलता है। ठीक है, जैसे राजस्थान के हैं तो राजस्थान वाले अपनी भाषा, कल्चर, खान पान को अच्छी तरीके से प्रमोट कर पाते हैं, अपना टूरिज्म। ठीक है, उनका अपना जो है जो भी जो है उनका कल्चर, संस्कृति का जो हिस्सा है वो उनको बहुत अच्छे से जो है सम्मान कर पाते हैं। गुजरात वाले गुजरात का, हरियाणा वाले हरियाणा का, यूपी वाले यूपी का। तो यहाँ जो है संघीय शासन व्यवस्था हमें क्या देती है? विविधताओं का सम्मान करना सिखाती है।
और साथ में इसकी वजह से क्या बनी रहती है, देश की एकता और एक सुरक्षा अखंडता के अंदर क्या करती है, बहुत बड़ा योगदान भी देती है। देश की एकता कैसे बढ़ी कि हम क्षेत्रीय आधार है, हमारी अलग अलग भाषाएं, उसको भी महत्व दिया, हमारे खान पान को भी महत्व दिया, हमारे रहन सहन को भी महत्व दिया, हमारे जो पहनावा है उसको भी जो है महत्व दिया। तो इससे क्या है, देश की एकता अखंडता के अंदर कोई भी जो है सेंधमारी नहीं की जा सकती। सब अपने अपने जो है कल्चर को क्या करेंगे, प्रमोट करते रहेंगे। ठीक है, और इसको आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि संघीय शासन व्यवस्था के अंदर जो है बुराइयां, ये तो अच्छाइयां थी, अब हम क्या करेंगे, बुराइयां। तो बच्चों अब तक जो है हमने संघात्मक शासन व्यवस्था की जो है विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। अब जो है हम संघवाद के अंदर जो है संघीय शासन व्यवस्था की या संघवाद की जो है क्या क्या बुराइयां हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, अगर हम पहला पॉइंट देखें, केंद्र सरकार जो है, केंद्रीय सरकार का जो है अधिक शक्तिशाली होना। अगर हम संघीय व्यवस्था की बात करें तो यहाँ जो सरकार है वो 2 से अधिक स्तर की होती है, 2 से अधिक स्तर की सरकार होती है। ठीक है, इन 2 से अधिक स्तर की सरकार में अगर हम देखें तो सबसे पावरफुल जो है, जैसे हमने 2 से अधिक स्तर में हमने पहले देखा था केंद्र सरकार, दूसरा देखा था हमने राज्य सरकार। ठीक है, और इसमें जो है सबसे पावरफुल कौन था, पहले केंद्र सरकार। क्यों है, क्योंकि जितने भी राष्ट्रीय स्तर के जितने भी मुद्दे हैं वो सारे के सारे जो है किसके अधीन आते हैं, केंद्र सरकार के। संविधान संशोधन का अधिकार किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। ठीक है, राष्ट्र के जो बड़े मुद्दे हैं उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। इसलिए हम कहते हैं कि जो संघवाद है उस संघवाद के अंदर जो है केंद्र सरकार क्या होगी, अधिक शक्तिशाली होगी। ठीक है, तो यहाँ जो है पावर का जो विभाजन है, सत्ता का जो विभाजन है, दोनों स्तरों पर जो है समान रूप से नहीं होता, बराबर बराबर नहीं होता। ठीक है, तो प्रांत में हम जाते हैं तो प्रांतीय सरकार में जो है राज्य के हित के मामले आते हैं और केंद्र सरकार के पास जो पूरे राष्ट्र के हित के मामले आते हैं। ठीक है, तो इस कारण हम कह सकते हैं कि संघवाद जहां पर है वहां पर केंद्र सरकार क्या मिलेगी, ज्यादा मजबूत मिलेगी, किसकी अपेक्षा, राज्य सरकार की अपेक्षा। दूसरा है संविधान संशोधन का अधिकार केवल किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। ठीक है, अगर हमें जहां संघीय व्यवस्था है वहां पर अगर संविधान में संशोधन करना है तो संशोधन करने के सारे राइट्स किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। अगर जैसे हम भारत की बात करें, ठीक है, तो अपने भारत के संविधान में अगर किसी तरह का कोई संशोधन करना है, ठीक है, तो वो संशोधन करने का अधिकार केवल और केवल किसके पास है, केंद्र सरकार के पास। ठीक है, तो इसका मतलब राज्य सरकार जो है संघीय व्यवस्था में संविधान में संशोधन नहीं कर सकती, तो कौन कर सकता है, केवल केंद्र सरकार। ये क्या है, बुराई है किसकी, संघीय व्यवस्था की। ठीक है, तीसरा संसद को क्या है, अधिक अधिकार है। राज्य की जो विधानसभाएं होती है उसके मुकाबले संघवाद में जो है जो भी देश की पार्लियामेंट होती है उस पार्लियामेंट के पास क्या होते हैं, राज्यों की विधानसभाओं की अपेक्षा ज्यादा अधिकार होते हैं। चौथा है धन संबंधी अधिकारों को जो है केंद्र के पास अधिक होना। ठीक है, तो केंद्र सरकार जो है संघीय व्यवस्था के अंदर जो है बहुत सारे जो है अलग अलग तरह के जो टैक्स जो है सभी राज्यों के अंदर लगाती है, जिससे उसके पास एक बड़ा जो है इनकम का सोर्स होता है। फिर राज्यों के मुकाबले जो है टैक्स लगाने के जो तरीके हैं वो भी क्या है, बहुत ज्यादा है राज्यों की अपेक्षा। ठीक है, इस कारण क्या है, धन संबंधी अधिकारों पर क्या है, केंद्र के पास क्या मिलेंगे, संघीय व्यवस्था में अधिक अधिकार मिलेंगे और राज्य सरकारों के पास या प्रांतीय सरकारों के पास ये अधिकार क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद है केंद्र सरकार का जो है राज्य सरकारों के मामले में जो है अनावश्यक हस्तक्षेप। ठीक है, संघीय व्यवस्था की सबसे बड़ी बुराई है कि केंद्र सरकार क्या करती है, राज्य जब भी कोई अपने तरीके से कोई काम करता है तो उसके काम के अंदर जो है अनावश्यक रूप से क्या करता है, हस्तक्षेप करता है। जैसे भारत के संदर्भ में समझे कि भारत के अंदर एक आर्टिकल है,
356, ठीक है, राष्ट्रपति शासन का। आर्टिकल 356 लगा करके केंद्र सरकार क्या कर सकती है, उस राज्य की सरकार को स्थगित कर सकती है, ठीक है, खारिज कर सकती है। कारण आर्टिकल 356, मतलब उस राज्य की जनता ने अपनी सरकार को लोकतांत्रिक तरीके से चुना हो, उसके बावजूद भी केंद्र सरकार क्या कर सकती है, 356 का प्रयोग करके भारत में राज्य सरकारों को क्या कर सकती है, गिरा सकती है और केंद्र का शासन वापस स्थापित कर सकती है राज्यपाल के माध्यम से। इसका मतलब क्या हुआ कि केंद्र सरकार क्या कर रहा है, राज्य सरकारों के मामले में अनावश्यक रूप से क्या कर रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, बुराइयां हैं। तो इसकी क्या है, 5 बुराई है। पहला, केंद्र क्या होगा, अधिक शक्तिशाली होगा। दूसरा क्या होगा, संविधान में संशोधन करने का अधिकार केवल किसके पास होगा, केंद्र सरकार के पास होगा। और तीसरा, संसद के पास क्या होंगे, राज्य की विधानसभाओं के मुकाबले ज्यादा अधिकार होंगे। और चौथा क्या होगा, धन संबंधी जो अधिकार है वो केंद्र के पास ज्यादा होंगे और राज्यों के पास क्या होंगे, कम होंगे। पांचवा क्या है, केंद्र सरकार का जो है राज्यों के मामले में क्या होगा, अनावश्यक हस्तक्षेप होगा, जो नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि दोनों ही संघ व्यवस्था के अंदर अगर हम देखें कि दोनों को ही जो है स्वतंत्र रूप से अधिकार दिए गए हैं, फिर भी उसमें केंद्र सरकार क्या ज्यादा शक्तिशाली है और उन्हीं शक्तियों का वो फिर क्या करती है, दुरुपयोग करके प्रांतीय सरकारों की अनावश्यक कार्यों के अंदर अनावश्यक जो है रूप से क्या करती है, हस्तक्षेप करती है, ठीक है। इसके बाद है संघवाद के प्रकार, ठीक है। संघवाद के प्रकार की अगर हम बात करें तो संघवाद के 2 प्रकार हैं। एक तो हमें याद रखना है कि साथ आकर के संघ बनाना और दूसरा है साथ लेकर के संघ बनाना। बस ये 2 चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। एक में कह रहा है कि साथ आकर के हमें क्या करना है, संघ बनाना है, और एक में हमें क्या करना है, साथ लेकर के हमें क्या बनाना है, संघ बनाना है। तो इन दोनों में अंतर क्या है, पहला क्या है, साथ आकर के संघ बनाना। तो 2 या 2 से अधिक जो है स्वतंत्र इकाइयां, मतलब 2 से अधिक कोई प्रांत है, ठीक है, 15, 16, 17 अलग अलग प्रांत है, ठीक है। इकाइयों का मतलब हमें क्या समझना है, प्रांतों से समझना है। प्रांत को साथ लेकर क्या करना है, एक बड़ी इकाई का गठन। मतलब मान ले कि हम जो है 20 बड़ी इकाइयां हैं, 20 बड़े प्रांत हैं, ठीक है। उन सब ने क्या किया, साथ मिलकर के अपने आप को क्या कर लिया, एक बड़ी इकाई के रूप में स्थापित कर लिया, गठन कर लिया, ठीक है। तो सभी स्वतंत्र राज्यों की जो है सत्ता भी यहां पर क्या होगी, समान होगी। पहली चीज ये क्या होंगे, अलग अलग 20 प्रांत होंगे, ठीक है। उनके पास अपने 20 राज्यों की अपनी स्वायत्तता उनके पास होगी, स्वतंत्रता उनके पास होगी, ठीक है। दूसरी चीज हमें याद रखनी है कि स्वतंत्र राज्यों की सत्ता एक समान होती है। मतलब जो 20 राज्य साथ आए हैं ना, उनके पास जो राइट होंगे वो क्या होंगे, बिल्कुल इक्वल होंगे। किसी के पास कम नहीं, किसी के पास है ज्यादा नहीं। कोई वो प्रांत चाहे छोटा हो और चाहे वो प्रांत बड़ा हो, ठीक है, सबके लिए यहां पर क्या मिलेंगे, बराबर अधिकार मिलेंगे, बराबर सत्ता मिलेगी, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अच्छा एग्जाम्पल है संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। यहां पर कौन सा है, साथ आकर के। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के अंदर जो है 50 प्रांत, ठीक है, 50 राज्यों ने मिलकर के क्या बनाया है, एक संघ बनाया है, ठीक है। और उन 50 के 50 राज्यों के पास क्या है, अपने अलग अलग अधिकार हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से अलग है। और इसके अंदर यह भी कहा गया है कि 50 प्रांतों में से कोई अगर बाहर भी जाना चाहे संघ से तो वो बाहर जा सकता है, ठीक है। इसलिए कहा गया कि यहां साथ आकर के जो आया है उसको जाने का भी अधिकार है, ठीक है। तो यहाँ 50 प्रांत है अमेरिका के और 50 के 50 को जो है अलग होने का भी अधिकार है, वापस इकट्ठा होने का भी अधिकार है। और 50 के 50 राज्यों के पास क्या है, सबके पास समान जो है राजनीतिक सत्ता के अधिकार उपलब्ध है, ठीक है। दूसरा है साथ लेकर के संघ बनाना। भारत इसका अच्छा एग्जाम्पल है कि एक बड़े देश द्वारा जो है
बड़ा देश कौन, अपना देश के ऊपर एग्जाम्पल होगी, ठीक है। भारत एक बड़ा देश है, तो एक बड़े देश द्वारा जो है अपनी आंतरिक विविधता, अब भारत की विविधता के बारे में बात करो, धर्म, जाति, ठीक है, क्षेत्र, भाषा इत्यादि के आधार पर भारत की डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा भिन्न है भाई, ठीक है। पूरी दुनिया की जो है सबसे बड़ी जो है विविधता वाला देश जो है भारत है, ठीक है। तो हमारा देश भी क्या है, क्षेत्रफल की अगर बात करें तो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, मतलब एक बड़ा देश है, आबादी में भी बहुत बड़ा देश है, क्षेत्रफल में भी बहुत बड़ा देश है। अपनी आंतरिक विविधता, अपने देश के अंदर विविधता, डाइवर्सिटी कितनी, किस आधार पर, धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा इत्यादि के आधार पर डाइवर्सिटी है, ठीक है। उसको ध्यान में रखते हुए क्या किया जाता है, राज्यों का गठन किया जाता है। अब देखो हमारे यहाँ पर ज्यादातर क्या है, भाषा के आधार पर, जैसे गुजरात, गुजरात किसके लिए है, गुजराती भाषा बोली जाती है। राज्य भी किसके आधार पर बना दिया, गुजरात, मतलब गुजराती भाषा के आधार पर। किसकी, कौन सी विविधता, भाषा की, ठीक है। हमने भाषा को संजोया है, ठीक है। हिंदी भाषी राज्य जैसे बिहार है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, ठीक है, ये कौन से है, हिंदी भाषी राज्य है, ठीक है। तो ये किसको, भाषा को समेटा है हमने, विविधता को समेटा है, ताकि आपस में हमारे बीच में कोई टकराव ना हो, एक दूसरे की भाषा, संस्कृति, धर्म, कल्चर, उस सब को क्या मिल सके, समान रूप से बढ़ावा मिल सके। इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया गया, राज्यों का गठन किसके आधार पर, आंतरिक विविधता के आधार को देखते हुए हमने किया है, ठीक है। यहां पर जो है केंद्र सरकार क्या होगी, अधिक शक्तिशाली होगी, ठीक है। तो यहां सबसे पावरफुल कौन है, केंद्र सरकार। अब देखो भारत के अंदर भाई हरियाणा, राजस्थान की गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है या भारत की सरकार, हम कहेंगे बेसिकली भारत की सरकार ज्यादा पावरफुल है। सबसे ज्यादा मुख्य रूप से जो कानून निर्माण के जो विषय है वो सारे के सारे किसके पास हैं, केंद्र सरकार के पास, हमारी भारत सरकार के पास है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना कि हमें अंतर बताना है किसमें, एकात्मक शासन व्यवस्था में और संघात्मक शासन व्यवस्था में, कि इन दोनों में क्या क्या अंतर है। पहले की बात करें, एकात्मक की बात करें तो इसमें जो है केंद्र सरकार क्या होगी, शक्तिशाली। क्यों होगी, क्योंकि केंद्र सरकार के अधीन राज्य सरकार होगी। किसके, केंद्र सरकार के अधीन कौन होगी, राज्य सरकार होगी, ठीक है। तो एकात्मक शासन व्यवस्था में राज्य को जो अधिकार मिल रहे हैं वो किससे मिल रहे हैं, केंद्र सरकार से मिल रहे हैं। इसका मतलब एकात्मक शासन व्यवस्था में राज्य सरकार जो है स्वतंत्र नहीं होती, स्वतंत्र होकर के काम नहीं करती। किसका पालन करती है राज्य सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए अधिकारों का पालन करती है, ठीक है। और केंद्र सरकार यहां पर क्या कर सकती है, राज्य के अधिकारों को कम भी कर सकती है, ज्यादा भी कर सकती है, ठीक है। यहां पर देखें, इसमें केंद्रीय सरकार जो है अपेक्षाकृत क्या होगी, कमजोर होगी। तो संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार क्या होगी, कमजोर होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहां पर शक्तियों का क्या होगा, शक्तियों का क्या होगा, विभाजन होगा। किसके बीच में, केंद्र और राज्य के बीच में, ठीक है। तो यहां शक्तियों का विभाजन किसके बीच में है, केंद्र और राज्यों के बीच में है। और स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, दोनों अपना काम करते हैं। केंद्र सरकार अपने विषय पर काम करता है, राज्य सरकार अपने पर काम करता है। केंद्र सरकार यहाँ राज्यों के कार्यों के अंदर ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करती है, ठीक है। और यहाँ पर तो राज्य सरकार चलती ही किसके दम पर है, केंद्र सरकार के दम पर। दूसरा देखो, एकात्मक संशासन व्यवस्था में इसके अंतर्गत संविधान संशोधन केंद्र सरकार कर सकती है, ठीक है। तो एकात्मक शासन व्यवस्था के अंदर जो है संविधान के अंदर संशोधन करना तो केवल कौन करेगी, केंद्र सरकार, क्योंकि राज्य के पास तो कोई अधिकार ही नहीं। राज्य के अधिकार कौन दे रहा है, केंद्र सरकार दे रहा है, ठीक है। यहां पर इसमें केंद्र सरकार अकेले संविधान संशोधन नहीं कर सकती, ठीक है। तो यहां अगर जो है केंद्र सरकार को कुछ विशेष मामलों के अंदर जो है राज्यों की इजाजत लेना
या राज्यों का बहुमत जो है स्थापित करना भी जरूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ अकेले यहाँ पर संविधान में संशोधन नहीं करती। इसका थोड़ा सा अगर एग्जाम्पल देखें कि भारत की जो संसद है, हम भारत का एग्जाम्पल ले रहे हैं, भारत की जो संसद है उसमें जो है दो उसके अंग हैं, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। ठीक है, अब ये जो राज्यसभा है ना, ये कौन है? इसके अंदर राज्यों की विधानसभा या राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले जो है जनप्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, तो यहां जैसे हमारे यहाँ कितने हैं? 250 सदस्य। ठीक है, तो इन 250 में से हमारे पास अभी जो है 245 है, अधिकतम जो है 250 तक जा सकते। तो अपने जो राज्यसभा है उसमें वर्तमान में कितने हैं? 245 सदस्य हैं। ठीक है, ये 245 कौन से सदस्य हैं? ये राज्यों की विधानसभाओं का क्या कर रहे हैं? प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब कि अगर केंद्र भी यहाँ पर कोई संविधान में संशोधन कर रहा है या कोई निर्णय ले रहा है, उसके अंदर क्या है? राज्यसभा में बैठे राज्यों की विधानसभाओं के जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अपना काम कर रहे हैं, जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमने देखा कि सीधा केवल केंद्र सरकार क्या कर सकती है? एकात्मक शासन व्यवस्था में संविधान में संशोधन कर सकती है। और संघात्मक में देखें तो यहाँ जो है अकेले जो है संविधान में संशोधन केंद्र सरकार नहीं करती है। ठीक है, कुछ मामलों में तो जो है राज्यों की सरकारों को भी शामिल करना पड़ता है। और वैसे हम देखें तो भारत के संदर्भ में मैंने आपको बताया कि संसद के अंदर दो अंग है, लोकसभा और राज्यसभा। ये जो राज्यसभा ये क्या करती है? राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, तो इस हिसाब से काम करता है। एकात्मक शासन व्यवस्था में तीसरा क्या है कि शक्तियां जो है एक जगह पर केंद्रित होती है। यहाँ जो पावर है वो क्या होगी? सेंट्रलाइज होगी। अभी देखा ना कि यहाँ जो राज्य सरकार को जो पावर दे रहा है वो कौन है? केंद्र सरकार। तो यहाँ पावर जो है वो क्या है? सेंट्रलाइज है, केंद्र सरकार ही सब कुछ कर रही है। ठीक है, पर यहाँ पर देखें तो शक्तियां कई स्तरों पर जो है विभाजित होती है। जैसे भारत के अंदर ही बात करें भाई, एक तो हमने देखा केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और एक हमारी कौन सी होगी? स्थानीय सरकार। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर क्या करिए? संघात्मक शासन व्यवस्था में जो शक्तियां हैं वो कई स्तरों पर विभाजित होती है। मतलब केंद्र, राज्य, स्थानीय या सामुदायिक स्तर के ऊपर जो है इसको क्या किया जाता है? विभाजित किया जाता है। चौथा, एकात्मक शासन व्यवस्था में एक ही नागरिकता होती है। ठीक है, एकात्मक शासन व्यवस्था की बात करें तो नागरिकता क्या होगी? एक ही नागरिकता होती है। मतलब जो देश की नागरिकता है वही सबकी नागरिकता है। यहां अगर हम संघीय व्यवस्था की बात करें तो संघीय व्यवस्था वाले देशों में जो है दोहरी नागरिकता है। कौन सी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता है। मतलब संघीय शासन व्यवस्था में रहने वाले लोगों के पास राज्य की भी नागरिकता होगी और देश की भी नागरिकता होगी। तो उनके पास कितनी नागरिकता होगी? दो होगी। और एकात्मक में नागरिकता क्या होगी? एक होगी। इसका एग्जाम्पल कौन है? अमेरिका है, यूएसए। तो यूएसए के लोगों के पास क्या है? दो नागरिकता है। एक जिस राज्य में वो निवास करे उस राज्य की नागरिकता है, और दूसरी उस देश की नागरिकता, यूएसए की नागरिकता है। ठीक है, तो ये क्या है? दोहरी नागरिकता। तो संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या मिलेगी? दोहरी नागरिकता। और एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या मिलेगी? इकहरी नागरिकता, मतलब एकल नागरिकता। ठीक है, और लास्ट क्या है कि केंद्र सरकार राज्यों से क्या होगी? शक्तियां ले सकती है। अगर यहां केंद्र चाहे तो राज्यों को शक्तियां अधिक भी दे सकता है, और केंद्र चाहे तो एकात्मक शासन व्यवस्था में राज्यों से शक्तियां वापस भी ले सकता है। ठीक है, और यहां पर देखें तो दोनों स्तर की ही सरकारें अपने अधिकार क्षेत्र में क्या करती है? स्वतंत्र होकर के काम करती है। तो यहां दोनों स्तरों पर देखें, जैसे केंद्र और राज्य स्तर पर देखें तो केंद्र के लिए क्या है? अलग विषय है, और राज्य के लिए जो है अलग विषय। जैसे भारत के संदर्भ में बात करें तो हमारे यहाँ सूचियां दी गई है। कौन कौन सी? जैसे संघ सूची है, संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। ठीक है, तो संघ सूची पर कानून कौन बना रहा है? केंद्र सरकार।
राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है। राज्य सूची पर कानून कौन बना रहा है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार का हस्तक्षेप नहीं है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्था में जो है दोनों स्तर की सरकारें क्या करती है, अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र होकर के काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों भारत में संघीय व्यवस्था। भारत में संघीय व्यवस्था की बात करें, भारत जो है एक लंबी त्रासदी के बाद, गुलामी के बाद जो है आज़ाद हुआ। और जिस समय हम आज़ाद हुए 15 अगस्त को, उस समय भी जो है हमने लाखों लोगों की जो है शहादत के बाद जो है भारत ने जो है आज़ादी का जो है स्वाद चखा था। ठीक, भारत की आज़ादी के बारे में अगर या भारतीय संघीय व्यवस्था के अंदर बात करें तो एक बहुत दुखद और जो है रक्त रंजित विभाजन के बाद जो है क्या हुआ था, भारत आज़ाद हुआ था। इसकी थोड़ी सी अगर आपको स्टोरी बताएं तो अगर हम दुख और रक्त रंजित विभाजन की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 14 और 15 अगस्त को 1947 को जिस समय भारत आज़ाद हुआ, उस समय हिंदुस्तान के दो टुकड़े हो गए थे, एक बना पाकिस्तान और एक बना भारत। ठीक है, और जिस समय हम आज़ाद हुए उस दिन क्या हुए थे, दुखद और रक्त रंजित विभाजन। क्यों कहा गया है ये सब? इस दौरान लाखों लोगों की जो है हत्याएं हुई थी धर्म के आधार पर। हिंदुओं और सिखों ने जो है मुसलमानों को, मुसलमानों ने जो है हिंदुओं पर क्या कर दिए थे, आक्रमण कर दिए थे, जिसकी वजह से लाखों लोगों ने जो है अपनी जान गंवाई। बहुत सारी महिलाओं के बलात्कार हुए, छोटे छोटे बच्चों के सर कलम कर दिए गए। बहुत से परिवारों ने जो है अपने ही घर की महिलाओं के जो सर कलम कर दिए। ठीक है, और अपने क्षेत्र को छोड़ करके दूसरी जगह पर आकर के बसने लगे थे। एक बड़ा कारण ये भी है कि उन लोगों को ये भी नहीं पता था कि जिस समय आज़ाद हुए तो पाकिस्तान कौन सा और भारत कौन सा है। सोए थे सब हिंदुस्तान में थे, पर उठे तो एक हिस्सा पाकिस्तान बन चुका था और एक हिस्सा भारत बन चुका था। ठीक है, तो इस कारण ये कहा गया है कि भारत का जो विभाजन है वो क्या बहुत ज़्यादा दुखद और रक्त रंजित विभाजन था। उसके बाद हम क्या हुआ है, भारत आज़ाद हुआ है। और आज़ादी के जो है कुछ समय के बाद ही अनेक स्वतंत्र रजवाड़ों का क्या हुआ, भारत में विलय हुआ। रजवाड़ों की बात करें तो जिस समय हम आज़ाद हुए उस समय भारत में जो है रजवाड़ों की संख्या जो है 565 थी। रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? 565 थी। इसमें से अधिकतर रजवाड़ों ने अपने आप ही क्या कर लिया था, भारत में विलय कर लिया था। इसमें जो है संघ शब्द जो है नहीं आया, पर जो है भारतीय संघ का जो है गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ है। मतलब कि भारतीय के संविधान के अंदर संघ शब्द जैसी कोई चीज नहीं है। ठीक है, हमने जो है फिर भी जो भारत का जो मॉडल अपनाया वो कौन सा है, संघीय शासन व्यवस्था का मॉडल अपनाया। अगर आपसे पूछे क्या संघ शब्द का वर्णन भारतीय संविधान में है, तो हम कहेंगे कि नहीं है, पर मॉडल कौन सा अपनाया है, संघीय शासन व्यवस्था का मॉडल अपनाया है। ठीक है, आगे देखिए कि संविधान के मौलिक रूप से जो है दो स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। अब जिस समय हम भारत बना तो हमने जो है शासन व्यवस्था के अंदर क्या किया था कि दो स्तर की शासन व्यवस्था अपनाई थी। कौन सी? केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ठीक है, तो हमने जो है दो स्तर की शासन व्यवस्था का प्रावधान किया। कौन सा है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार बनाई थी हमने। केंद्र पूरे देश के लिए, राज्य प्रांतों के लिए। केंद्र सरकार को जो है पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था। जो हमारी जो भारत सरकार बनी, केंद्र सरकार बनी, उसको क्या करना था, संपूर्ण राष्ट्र का नेतृत्व करना था। पूरे राष्ट्र के लिए जो है कानून व्यवस्था स्थापित करनी थी। ठीक है, और बाद में जो है पंचायत और जो है नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का जो है एक तीसरा स्तर भी जो है जुड़ गए। बाद में क्या हो गया कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार तो शुरुआत में ही बन गई थी। उसके बाद भारतीय संविधान के अंदर जो है क्या हुआ, 73वां संविधान संशोधन आया। 73वां संविधान संशोधन, और साथ में कौन सा आया था,
74वां संविधान संशोधन। ठीक है, इन दोनों के तहत 73वें संविधान संशोधन के तहत तो स्थानीय शासन व्यवस्था में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। 74वें संविधान संशोधन के तहत शहरी शासन व्यवस्था को जोड़ा गया। ठीक है, इसके बाद जो है हमारे यहाँ पर सरकार के 3 स्वरूप हो गए, केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार, और उसके नीचे कौन सा हो गया, स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, कब जुड़ी थी, तो 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन के बाद। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान के में जो है केंद्र और जो है राज्यों के बीच जो है शक्तियों का बंटवारा कैसे हुआ, तो संविधान में स्पष्ट रूप से जो है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जो है विधायी अधिकारों की 3 सूचियों में क्या किया गया, बांटा गया है। तो इसको कितने सूचियों में बांटा गया, 3 सूची। कौन कौन सी, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, सबसे पहले जो है हमारी 3 सूचियों में से पहली सूची है संघ सूची। संघ सूची जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। कानून कौन बनाएगी इसके ऊपर, केंद्र सरकार। ठीक है, संघ सूची पर कानून कौन बनाएगी, केंद्र सरकार। कौन कौन से विषय आ जाएंगे, रेलवे, प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा जैसे जो राष्ट्रीय महत्व के जो विषय हैं वो किस में आ जाएंगे, संघ सूची में आ जाएंगे। संघ सूची में कितने विषय हैं, तो पहले की बात करें तो इसके अंदर जो है 97 विषय थे। अब कितने हैं, अब इसमें 100 विषय हैं। अब इसमें कितने हैं, 100 विषय। तो हमें संघ सूची में क्या याद रखना है, पहली चीज संघ सूची के ऊपर कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार। कौन कौन से विषय हैं, तो आपको जो है 4-5 इसमें से याद रखने। कौन कौन से, रेलवे हो गया, प्रतिरक्षा हो गया, विदेशी मामले हो गए, बैंकिंग हो गया, संचार हो गया, मुद्रा हो गए। ठीक है, इनमें से 3-4 आपको याद कर लेने हैं। ये विषय किसके हैं, संघ सूची के। कानून कौन बनाया इसके ऊपर, केंद्र सरकार कानून बनाएगी। पहले इसमें कितने विषय थे, पहले इसमें थे 97 विषय। अब कितने विषय इसमें, अब इसमें है 100 विषय। ठीक है, इसके बाद है हमारी राज्य सूची। राज्य सूची के ऊपर बात करें तो कानून कौन बनाएगा, राज्य सरकार। कानून कौन बनाएगा इस पर, राज्य सरकार कानून बनाएगी। कौन कौन से विषयों पर, पुलिस, जैसे हर स्टेट के अंदर देखते हैं भाई, हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस, गुजरात पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, पुलिस किसका विषय है, राज्य सूची का विषय। कानून कौन बना रहा है इसके ऊपर, राज्य सरकार बना रही। ठीक है, व्यापार, वाणिज्य, स्वास्थ्य, ठीक है, कृषि, संचार, ये जो मामले हैं ये किसके हैं, राज्य सूची के हैं। ठीक है, स्थानीय सरकारें, ये किसके मामले हैं, राज्य सूची के विषय हैं। पहले की बात करें तो पहले इसमें थे 66 विषय, अब इसमें घट करके कितने हो गए, 61 विषय। अब यहाँ पर आपको याद क्या रखना है, तो आपसे पूछा जाए कि इस राज्य सरकार पर कानून कौन बनाता है, तो राज्य सूची के ऊपर कानून बनाएगा राज्य सरकार। कौन कौन से विषय आते हैं, तो पुलिस तो रखना ही है, पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, स्वास्थ्य, स्वच्छता, ठीक है, जैसे कृषि, सिंचाई और जो है स्थानीय सरकार के मामले, ये सारे के सारे विषय किस में आ जाएंगे, राज्य सूची में आ जाएंगे। पहले इसमें कितने विषय थे, 66 थे। अब इसमें कितने, अब इसमें घट करके 61 विषय हो गए हैं। ठीक है, और तीसरी सूची है हमारी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के अंदर बात करें तो समवर्ती सूची के ऊपर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के क्या करते हैं, कानून बनाते हैं। तो समवर्ती सूची पर हमें क्या याद रखना है कि समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, कानून बनाते हैं। इसमें कौन कौन से विषय आ जाएंगे, तो इसमें अगर हम बात करें तो समवर्ती सूची के अंदर हमारे पास शिक्षा, वन, मजदूर, विवाह,
गोद लेना, तलाक जैसे विषय जो है किसके अंदर आ जाएंगे, समवर्ती सूची के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, जैसे समवर्ती सूची का थोड़ा सा इजी सा याद करने का तरीका ये भी है कि अगर समवर्ती सूची से आपसे कुछ विषय पूछे जाए तो कौन से हैं भाई। सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, विवाह होता है, तो विवाह किसका विषय है, विवाह समवर्ती सूची का है। विवाह के बाद जब जो है बच्चे नहीं हुए तो बच्चे को क्या ले लिया, गोद ले लिया। ठीक है, तो विवाह हुआ, विवाह के बाद क्या लिया, बच्चे को गोद लिया। बच्चे को गोद लिया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आई तो क्या हो, बच्चे को स्कूल में डाला, तो शिक्षा। ठीक है, और चौथा विषय आपको याद रख लेना है कि जब विवाह हुआ है तो पति पत्नी में मतभेद तो होते ही हैं। ठीक है, जब मतभेद होते हैं तो कई बार मतभेद जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो फिर क्या हो जाता है, तलाक। ठीक है, आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं और इस तरह से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आपसे समवर्ती सूची पर पूछा जाए कि कानून कौन बनाएगा, तो केंद्र और राज्य सरकार बनाएंगे। कौन कौन से विषय, विवाह, गोद, शिक्षा, तलाक, ठीक है, वन, मजदूर संघ, ये सारे के सारे विषय किसके हैं, समवर्ती सूची के हैं। पहले इसमें कितने विषय थे, पहले इसमें थे 47 विषय थे, 47। अब इसमें कितने हैं, 52। वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, 52 विषय हैं। ठीक है, और इसके बाद तीसरी और लास्ट सूची क्या है हमारी, अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां क्या है कि वे विषय जो ऊपर तीनों सूचियों में नहीं है। भाई कोई ऐसा विषय आ गया जो ना तो संघ सूची में है, ना राज्य सूची में है और ना समवर्ती सूची में है, उन शक्तियों को हम क्या बोलते हैं, अवशिष्ट शक्तियां बोलते हैं। और उनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार जो है वो किसके पास होगा, केंद्र सरकार के पास होगा। किसके पास होगा, केंद्र सरकार के पास होगा। नेक्स्ट है बच्चों, संघीय व्यवस्था जो है कैसे चलती है। पहला है अपनी भाषाई राज्यों पर बात करनी है, क्योंकि हमारे ज़्यादातर भारत के अंदर राज्यों का जो गठन है वो भाषा के आधार पर हुआ है। इसलिए जब हम भाषा राज्यों के आधार पर बात करते हैं तो भाषा के आधार पर जो है प्रांतों का गठन हमारे देश की पहली और एक कठिन परीक्षा थी। भाई जिस समय भारत आज़ाद हुआ था उससे पहले ही जो है भारत में जो है कांग्रेस ने शुरुआती दौर के अंदर ये माना था कि जब हम आज़ाद होंगे उस समय जो है भारत का जो गठन होगा वो भाषा के आधार पर किया जाएगा। जब हम आज़ाद हुए तो कांग्रेस को ये लगने लगा कि नहीं, कि भाषा के आधार पर अगर राज्यों का गठन करेंगे तो जो है भारत का जो है खंडित होने का खतरा हो सकता है। ये बहस आ रहा था उस समय की हमारी कांग्रेस सरकार और भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो इसलिए कहा गया कि भाषा के आधार पर जो है प्रांतों का गठन हमारे देश की पहली और एक कठिन परीक्षा थी। ठीक है, कि पहली तो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसको हम आज़ादी से पहले ही जो है मान्यता दे चुके हैं कि जब भी हम आज़ाद होंगे उस समय भारत का जो गठन है वो भाषा, राज्यों का जो गठन है वो किसके आधार पर होगा, भाषा के आधार पर। इसलिए प्राथमिकता मिली। कठिन क्यों लग रहा है, क्योंकि भारत में अनेक क्षेत्रीय भाषाएं हैं। ठीक है, आज भी अगर हम देखें राजस्थानी भाषा के भी अलग अलग स्वरूप है, हरियाणवी के भी अलग अलग स्वरूप, हरियाणवी वैसे बोली है, भाषा का दर्जा नहीं है। ठीक है, अलग अलग क्षेत्र के अंदर हर जो है 20-25 किलोमीटर पर जो बोलने का जो टोन है वो चेंज हो जाता है। भाषा का जो स्वरूप है, सोचने समझने का स्वरूप है, बोलने का जो तरीका है वो अलग हो जाता है। तो उस स्थिति में जो है किस क्षेत्र के अंदर किस भाषा को जो है मान्यता दी जाए, ये एक अपने आप में एक कठिन परीक्षा थी। ठीक है, इसके बाद नए राज्यों को जो है बनाने के लिए कई पुराने राज्यों की जो है सीमाओं को क्या किया गया, बदला गया। जिस समय हमारे आज़ाद हुए उस समय राज्य अलग आधारों पर थे। ठीक है, पर आज़ादी के बाद जिस समय यहाँ जो राज्य बने उनकी जो सीमाएं थी उनको तोड़ तोड़ करके जो है फिर अलग किया गया था। ठीक है, जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग उठी तो राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे देश क्या हो जाएगा,
टूट जाएगा। जो शुरुआत में आपने बताया कि अगर भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होगा तो राज्य क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ये डर किसको था, उस समय के नेताओं को था। केंद्र सरकार ने जो है कुछ समय के लिए राज्यों के पुनर्गठन को टाला, परंतु हमारा अनुभव क्या है कि इससे देश ज़्यादा मजबूत और एकीकृत हुआ है। तो केंद्र सरकार में एक डर तो ये था कि देश की एकता अखंडता को कोई खतरा ना पहुंचे, इसलिए सरकार जो है लगातार भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को टालते जा रही थी। पर हमारा अनुभव वर्तमान में क्या कह रहा है कि इससे जो है भाषा के आधार पर जो राज्य बने हैं, इससे जो है हमारा देश और ज़्यादा मजबूत और क्या हुआ है, एकीकृत हुआ है। लास्ट पॉइंट है इसमें कि प्रशासन भी जो है पहले की अपेक्षा जो है क्या है, सुविधाजनक है। ठीक है, अब एक ही भाषा के लोग एक जगह पर निवास करते हैं, उसको जो है एक राज्य का दर्जा दे दिया गया है। अब वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी वो भाषा लागू है। ठीक है, तो इससे जो है हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया है, सरल हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की जो है भाषा नीति क्या है। तो इसमें जो है भारत की जो संघीय ढांचे की जो है दूसरी परीक्षा जो है भाषा नीति को लेकर थी। ठीक है, कि हम जो है किस किस भाषाओं को मान्यता दें, क्योंकि हमारे देश के अंदर अनेक भाषाएं हैं। ठीक है, उनमें से किन भाषाओं को जो है हमारे संविधान के अंदर रखा जाए। ठीक है, तो इसको लेकर के जो है भारत में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा न दे करके हिंदी और 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। अब यहाँ हमारी जो दूसरी परीक्षा है, इसमें शुरू हो जाता है हिंदी विवाद पे। हम जो है भारत में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दे पाए। उसका कारण क्या है कि हिंदी बोलने वाले कुल जो लोग हैं वो कितने हैं, 40% हैं। 60% जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं, अदर लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, तो इन लोगों को ध्यान में रखते हुए हमने जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया। इसके साथ साथ हमने क्या रखा, इन हिंदी के साथ 21 भाषाओं को और क्या किया गया, अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। भाई जहाँ पर हिंदी बोली जाती है वहाँ पर राजकाज की भाषा क्या हो जाएगी, हिंदी हो जाएगी। जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती है वहाँ राजकाज की भाषा अंग्रेजी और साथ में क्या हो जाएगी, उसकी क्षेत्रीय भाषा हो जाएगी। जैसे हम पंजाब में जाते हैं तो पंजाब के अंदर जो है मुख्य भाषा क्या है, पंजाबी है, फिर हिंदी है, इंग्लिश है। वहाँ का कोई एग्ज़ाम दे करके आते हैं तो एग्ज़ाम जो है मुख्य रूप से 2 भाषाओं में छपता है, इंग्लिश में और पंजाबी के अंदर। ठीक है, तीसरा है कि अंग्रेजी को जो है राजकीय भाषा के रूप में जो है मान्यता दी गई है, विशेषकर गैर भाषी प्रदेशों को देखते हुए। अंग्रेजी को जो मान्यता दी गई वो कहाँ पर है, दक्षिण भारत के अंदर। देखिए यहाँ पर ये जो हमारा जो दक्षिण भारत वाला जो एरिया है, इधर के जो राज्य हैं, तमिलनाडु है, केरल है, गोवा है, कर्नाटक है, ठीक है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है। इन राज्यों के अंदर जो है क्या रखा गया है, अंग्रेजी भाषाओं को ज़्यादा तवज्जो दी गई है। कारण क्या है, क्योंकि वहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती है। ठीक है, तो गैर हिंदी भाषी प्रदेशों को देखते हुए अंग्रेजी भाषा को क्या दी गई है, मान्यता दी गई है। सभी राज्यों की जो है मुख्य भाषा का जो है विशेष ख्याल रखा गया। हर एक स्टेट की जो है लैंग्वेज जो है उसका यहाँ पर क्या रखा गया है, ख्याल रखा गया है। और सबको क्या दिया गया है, समान अधिकार भी दिया गया है। ठीक है, किसी भाषा को छोटा बड़ा नहीं माना गया है। एक बार जो इन 22 भाषाओं में आ गया, ये 22 की 22 भाषा क्या है, बराबर है। ठीक है, हिंदी को राजभाषा का माना गया है, पर हिंदी सिर्फ 40% भारतीयों की क्या है, मातृभाषा। हिंदी बोलने वाले लोग कितने हैं, 40% लोग हैं। इसलिए अन्य भाषाओं के इसलिए जो है अन्य भाषाओं के संरक्षण के अनेक दूसरे उपाय किए गए हैं। भाई यहाँ पर 40% लोग जो है क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। इसलिए अन्य भाषी लोगों को भी क्या पर क्या मिला है, संरक्षण मिला है, ताकि उनकी भाषा का भी सम्मान हो सके। केंद्र सरकार के किसी भी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा
दे सकता है। भाई अगर आप किसी भी राज्य से आते हैं भारत में, आपको किसी भी पद के लिए जो है एग्जाम देना है, ठीक है, तो आप खुद सेलेक्ट करेंगे लैंग्वेज कि आपको जो पेपर है इंग्लिश में देना है, हिंदी में देना है, या उनकी अपनी रीजनल लैंग्वेज के अंदर पेपर देना है, आप खुद सेलेक्ट करेंगे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों अपना केंद्र और राज्य के संबंध। भाई हमारी जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है उनके बीच में जो है किस तरह के संबंध है उसके बारे में हमें यहाँ पर जिक्र करना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि सत्ता की साझेदारी संवैधानिक व्यवस्था वास्तविकता में कैसा रूप लेगी, यह ज़्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल और नेता जो है किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। भाई हमारे देश के अंदर देखें, भाई केंद्र सरकार और राज्य सरकार में एक ही जो है पार्टी का शासन है, तो व्यवस्था बिल्कुल लचीली सी चलेगी। अगर यहाँ पर जो है केंद्र सरकार में अलग पार्टी है, राज्य सरकार में अलग पार्टियां हैं, तो थोड़ा सा हमें जो है तनाव देखने को मिल सकता है। भाई केंद्र सरकार उस सरकार के नेताओं के साथ जो है बहुत अच्छे से कोऑपरेट ना करें, जैसे अपनी ही पार्टी की सरकार अगर राज्य सरकार में तो अच्छे से कोऑपरेट होगा। जैसे अभी अगर हम बात करें, भाई हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो यहाँ जो कोऑपरेशन है वो अच्छा खासा है। केंद्र सरकार से जो है राज्य सरकार जो भी सहायता चाहती है वो आसानी से मिल जाती। पर जहाँ पर अदर पार्टी का शासन है वहाँ पर केंद्र सरकार सोच सकती है कि हम ये चीज़ें करें या ना करें, वहाँ पर राज्य सरकार भी सोच सकती है। जैसे पश्चिम बंगाल की बात करें कि वहाँ तृणमूल कांग्रेस का शासन है, ममता बनर्जी वहाँ पर मुख्यमंत्री है, तो वो बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो राज्य सूची के तहत है उनको डिनाई कर देती है कि नहीं, हम तो केंद्र सरकार की इस योजना को अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे, और होती भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से क्या थोड़ा सा जो इसके ऊपर जो नेताओं के जो संबंध है केंद्र और राज्यों का या शासक दल जो है उनके ऊपर डिपेंड करता है कि केंद्र और राज्य के जो संबंध किस तरह के होंगे। ठीक है, काफी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी का जो है केंद्र और अधिकांश राज्यों में जो है शासन रहा है। शुरुआती दौर के अंदर अगर हम बात करें तो भारत में जो है कांग्रेस का ही शासन रहा है। ठीक है, चाहे वो केंद्र में हो और चाहे राज्य में, दोनों में ही किसका शासन रहा है, कांग्रेस का शासन रहा था। ठीक है, इसका व्यवहारिक मतलब यह हुआ कि राज्य सरकारों ने स्वायत्त होकर के संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, इस स्थिति में फिर क्या होता है कि जब दोनों स्तरों पर जो है एक ही पार्टी की सरकार होती तो अपने जो राज्य के अधिकार है फिर वो स्वतंत्र होकर के उसका प्रयोग नहीं कर पाती, फिर उसका प्रयोग कौन कर जाता है, केंद्र सरकार। फिर केंद्र सरकार अपने पार्टी की जो राज्य सरकार जिस राज्य के अंदर है उसके अपने अनुसार जो है चलाने का क्या करेगा, प्रयास करेगा, और जो भी केंद्र कानून बनाएगा सबसे पहले उसी के अंदर लागू होगा। इससे क्या होगा कि जो राज्य सरकार है वो अपने जो अधिकार है उसका स्वतंत्र होकर के प्रयोग नहीं कर पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना कि जब केंद्र और राज्य अलग अलग पार्टी की सरकारें रही हो तो केंद्र सरकार ने जो है राज्यों के अधिकारों की अनदेखी की है। अब यहाँ क्या है कि जैसे केंद्र में जो है भारतीय जनता पार्टी है और राज्य में क्या है, कांग्रेस पार्टी है, तो केंद्र सरकार क्या करेगी, वहाँ उस राज्य सरकार के अधिकारों की अनदेखी करनी शुरू कर देगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड पार्टी है, विपक्षियाँ पार्टी है, एक राज्य में है एक केंद्र में। तो केंद्र क्या है, हमने पहले पढ़ा था कि केंद्र क्या है, संघवाद केंद्र शक्तिशाली है। ठीक है, राज्य के मुकाबले। तो इस तरह जो है केंद्र सरकार क्या करेगी, राज्य सरकारों के अधिकारों की क्या करनी शुरू कर देगी, अनदेखी शुरू कर देगी। उन दिनों जो है केंद्र सरकार संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करने की विपक्षी दलों की जो है राज्य सरकारों को भंग कर देती थी। तो उस समय क्या होता था कि जो केंद्र सरकार होती थी, हमारे यहाँ भारतीय संविधान के अंदर एक आर्टिकल है 356। ठीक है, आर्टिकल क्या है, 356। इसके तहत केंद्र सरकार क्या लगवा देती थी राज्यों के अंदर,
राष्ट्रपति शासन, ठीक है, आर्टिकल 356 का प्रयोग करके वहां पर क्या लगवा देती थी, राष्ट्रपति शासन लगवा देती थी और राज्य की सरकार को भंग कर देती थी, ठीक है। इसके बाद यह संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम था, मतलब अनुकूल नहीं था। संघवाद के अंदर क्या कहा था कि शक्तियों का विभाजन होगा, स्वतंत्र तौर पर राज्य काम करेंगे, पर यहां स्वतंत्र होकर के काम करने किसने दिया, ठीक है। यहां पर तो जो है भारत के अंदर आर्टिकल 356 का प्रयोग किया गया, राज्यों की लोकतांत्रिक सरकार को क्या कर दिया गया, भंग कर दिया गया और सीधा केंद्र सरकार ने जो है अपना शासन शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये क्या था, ये जो काम था वो संविधान के जो है प्रावधानों का जो है दुरुपयोग भी था और ये संघवाद की भावना के क्या था, प्रतिकूल था, अनुकूल नहीं था। 1990 के बाद से यह स्थिति काफी बदल गई और इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में जो है क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। अब 1990 की बात करें तो 1990 के बाद देश में जो स्थिति पहले जैसी थी वो बिल्कुल क्या हो गई, चेंज हो गई थी। पहले लगातार जो है कांग्रेस बहुमत में आती जा रही थी। 1952 के अंदर हमारा पहला जो है चुनाव हुआ था 1952 के अंदर, ठीक है। तो 1952 में हमारे देश की पहली जो है निर्वाचित सरकार बनी। उस समय से लेकर के 90 के दशक से पहले तक लगातार जो है कांग्रेस, जनता पार्टी, ठीक है, इन्हीं की सरकारें जो है रही। ज़्यादातर इसके अंदर सरकारें रही किसकी, कांग्रेस की। और कांग्रेस आती भी किसे, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती। पर 90 के बाद स्थिति क्या हो गई, एकदम से पलट गई, ठीक है। और क्या हुआ, राज्यों के अंदर क्षेत्रीय दलों का गठन हुआ, ठीक है। जो हर एक स्टेट की लोकल पार्टी, जैसे हरियाणा के अंदर है जेजेपी है, INLD है, ये कौन सी पार्टी है, क्षेत्रीय दल है, ठीक है। इसी तरह से अलग अलग राज्यों के अंदर जो है छोटे छोटे जो है दल बना करके बैठे हैं। तो अब धीरे धीरे इनका उदय हुआ तो जो लोग थे, लोकल पार्टी को क्या देने शुरू कर दिए, वोट देने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से केंद्रीय जो राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टियां थी वो अब क्या हो गई, क्षेत्रीय दलों पर निर्भर होती चली गई। अब पहले स्थिति क्या थी कि जो राष्ट्रीय दल थे वो अपने आप में बहुत ज़्यादा मजबूत थे और अब 1990 के दशक के बाद ये धीरे धीरे क्या हो गए, कमजोर होते चले गए। किसके कारण, क्योंकि अब राज्यों में क्या हो गया, क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। यही दौर केंद्र में जो है गठबंधन सरकार की जो है शुरुआत करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, गठबंधन। गठबंधन क्या है, जब 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल मिलकर के, ठीक है, सरकार का गठन करें तो वो क्या है, गठबंधन की सरकार है, ठीक। जैसे पहले की बात करें हरियाणा के अंदर, इससे पहले जो गवर्नमेंट थी, अब जो है अब तो पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी शासन में है। इससे पहले की बात करें तो इससे पहले क्या था, बीजेपी प्लस जेजेपी दोनों ने मिलकर के क्या बनाई थी, हरियाणा में सरकार बनाई थी, ठीक है। तो दोनों ने मिलकर के बनाई थी, तो वो कौन सी सरकार होगी, गठबंधन की सरकार होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, चीज़ें समझनी है कि 1990 के दशक के बाद क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ, इस कारण यहाँ पर क्या हुआ, गठबंधन की सरकारों का शुरुआत हो गई, ठीक है। तो इसकी शुरुआत के बाद अगर हम बात करें गठबंधन सरकार क्या है, तो जहाँ 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल मिलकर के क्या करे, सरकार का गठन करे, उसे हम क्या बोलते हैं, गठबंधन की सरकार बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने बता दिया कि इससे अब जो हरियाणा की गवर्नमेंट है, इससे पहले हमारे राज्य के अंदर क्या थी, बीजेपी प्लस जेजेपी थी, ठीक है। इसी तरह से केंद्र के अंदर भी जो है कांग्रेस ने जो है यूपीए बना लिया, ठीक है, और बीजेपी ने जो है एनडीए बना लिया, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो हम जो है राजनीतिक दल वाले चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इनको, ठीक है। पर अभी हमें याद रखना है कि गठबंधन की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। चूंकि किसी एक दल को जो है लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए जो है प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को जो है क्षेत्रीय दलों पर क्या रहना पड़ा, निर्भर रहना पड़ा भाई, ठीक है। इस कारण क्या हुआ, गठबंधन की सरकारें बनना शुरू हो गई थी। और नेक्स्ट क्या है, और लास्ट, इससे जो है सत्ता की जो है साझेदारी और सरकारों की जो है स्वायत्ता का जो है आदर करने की नई संस्कृति पनपी। अब पहले क्या होती थी, जो राष्ट्रीय जो पार्टियां हुई उनका जो है पूरी दावेदारी होती थी,
ठीक है, रौब चलता था उनका। अब 1990 के दशक के बाद अब क्षेत्रीय दल उभर गए। अब वो अपनी डिमांड रखने लगे, भाई आप हमें इतने मंत्री दो, आप जो है हमें हमारी जो है इन नीतियों का जो है अनुसरण करवाइए, ठीक है, तब हम आपको समर्थन देंगे। अगर वो पार्टी ऐसा नहीं करती तो वो अपना समर्थन वापस ले लेते, सरकार को गिरा देते थे। तो अब जो है 1990 के दशक के बाद क्षेत्रीय पार्टियां जो है क्या हो गई, राष्ट्रीय पार्टियों के मुकाबले ज़्यादा मजबूत दिखने लगी। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय पार्टियों को जो है जो बहुमत चाहिए लोकसभा के अंदर वो नहीं मिल रहा था, और उस बहुमत को जुटाने के लिए क्षेत्रीय पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां जो है वो क्षेत्रीय पार्टियों पर लगातार क्या होती जा रही थी, निर्भर होती जा रही थी। अब हम देखेंगे आगे नेक्स्ट पॉइंट है अपना भाषाई राज्य क्यों। ठीक है, इससे पहले जो है भारत की 8वीं अनुसूची की बात करें। 8वीं अनुसूची, भारत की 8वीं अनुसूची के अंदर जो है 22 भाषाओं को क्या दिया गया है, 22 भाषाओं को संविधान में दर्जा मिला है, संविधान में मान्यता मिली है या जगह मिली है। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची की बात करें तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को जो है राजकीय भाषाओं का दर्जा है, तो 22 भाषाओं का है। उसके अंदर हिंदी, इंग्लिश और इसके अलावा रीजनल लैंग्वेज शामिल है। ठीक है, भारत में जो है भाषाई राज्य क्यों इसके लिए क्या है, राज्यों में भी जो है अपनी राजभाषाएं, हर एक स्टेट की अपनी अलग है। जैसे गुजरात की गुजराती है, महाराष्ट्र की मराठी है, तमिल की जो है तमिलनाडु की जो है तमिल है। ठीक है, तो अलग अलग राज्यों की जो है अपनी क्या है, राजभाषाएं हैं। ऐसी कितनी भाषाएं, कुल कितनी है 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को दर्जा मिला है। राज्यों का अपना अधिकांश जो कामकाज है वो किस में होता है, अपनी रीजनल लैंग्वेज के अंदर होता है। ठीक है, जैसे पंजाब में जाएंगे तो उसका अधिकतर जो काम है वो पंजाबी में होता है। गुजरात में जाएंगे तो उसका अधिकतर जो काम है वो किस में होता है, गुजराती भाषा में होता है। संविधान के अनुसार जो है सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में क्या हो जाना चाहिए था, बंद हो जाना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, कारण कि अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेशों ने क्या की थी, मांग की थी कि अंग्रेजी को खत्म ना किया जाए और इसका प्रयोग क्या रखा जाए, जारी। किसका प्रयोग, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रखा जाए। ठीक है, तीसरा कि तमिलनाडु में तो इस मांग ने जो है क्या ले लिया था, उग्र रूप। सबसे पहला जो है भाषा के आधार पर जो राज्य का गठन हुआ था वो वैसे तो आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश पहले किसका हुआ करता था, तमिलनाडु का हिस्सा हुआ करता था। तो वहाँ पर मांग थी कि जो है तेलुगु भाषी अलग हो जाए और तमिल भाषी अलग हो जाए। ठीक है, इसको लेकर के क्या हुआ था, उग्र आंदोलन हुआ था, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों की जो है मृत्यु भी हुई थी। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ जो है अंग्रेजी को जो है राजकीय कामों में जो है प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को क्या किया, सुलझा लिया। ठीक है, अब यहाँ जो भाषा का जो विवाद हुआ इसको सुलझाने के लिए क्या किया गया, हिंदी के साथ साथ जो है अंग्रेजी की भाषा को भी क्या कर दी गई, अनुमति दे दी गई, और इससे क्या हो गया, विवाद खत्म हो गया। ठीक है, फिर है कि अनेक लोगों का मानना था कि इस समाधान से अंग्रेजी भाषा के जो अंग्रेजी भाषा बोलने वाले जो लोग हैं उनको क्या पहुंचेगा, लाभ पहुंचेगा, और वास्तविकता में पहुंचा भी है। जहां अंग्रेजी का प्रयोग बहुत कम है, जैसे उत्तर भारत में आते हैं तो उत्तर भारत में बेसिकली दक्षिण भारत के मुकाबले जो है इंग्लिश का प्रयोग बहुत कम है और बहुत कम पढ़ना बोलना पसंद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो अंग्रेजी भाषा बोलने वाले जो लोग थे इसको क्या पहुंचा, लाभ पहुंचा। नेक्स्ट पॉइंट है कि राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति जो है बनी हुई है। भाई भारत सरकार क्या कह रही है कि हम क्या देंगे, हिंदी भाषा को क्या देंगे, आगे बढ़ाने का मौका देंगे। ठीक है, पर बढ़ावा देने का मतलब ये नहीं हो सकता कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर हिंदी को क्या कर दे, थोप दे। ठीक है, भाई भारत सरकार की अपनी नीति है कि हम हिंदी को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, पर हिंदी को थोप नहीं सकते किसी के ऊपर। भाई आपको हिंदी बोलनी ही पड़ेगी, हिंदी सुननी ही पड़ेगी, ठीक है, हिंदी लिखनी ही पड़ेगी, हिंदी पढ़नी ही पड़ेगी, ये आवश्यक
नहीं है भाई। ठीक है, क्यों? क्योंकि हर एक स्टेट की फिर जो है अपनी अलग अलग रीजनल लैंग्वेज है, वो उसके अंदर भी अपना संवाद या जो है राजकीय कार्य कर सकते हैं जहां लोग कोई और भाषा बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय राजनेताओं ने इस मामले में जो लचीला रुख अपनाया, बस यही कारण है कि जो श्रीलंका के अंदर जो लड़ाई झगड़ा लाखों लोग मारे गए, वो स्थिति जो है भारत में क्या हो गई, नहीं बन पाई, और इससे भारत जो है एक अहिंसा और उग्र स्थिति से क्या हो गया, बच गया। नेक्स्ट पॉइंट है अपना भारत में जो है भाषाई विविधता। अगर इसके अंदर हम बात करें तो 1991 में एक जनगणना हुई, उसके अनुसार जो है भारत में जो है 1500 से अलग जो है अलग अलग क्या है भाषाएं हैं। ठीक है, मतलब बोली जाती है हमारे यहाँ कितनी, 1500 से ज़्यादा। किसके अकॉर्डिंग? 1991 की जनगणना के अनुसार। इन भाषाओं को जो है कुछ मुख्य भाषाओं के समूह में रखा गया है, अलग अलग समूह बना दिए इसके। कौन कौन से, जैसे उदाहरण के लिए बात करें, जैसे भोजपुरी है, मगधी है, बुंदेलखंडी है, राजस्थानी है, भीली है, और कई अन्य भाषाओं को जो है क्या रखा गया है, हिंदी समूह के अंदर रखा गया है। भोजपुरी, मगधी, बुंदेलखंडी, राजस्थानी, भीली, इनको किस में रखा गया है, हिंदी भाषा समूह के अंदर रखा गया है। तो इसका मतलब ये जो भाषाएं हैं वो क्या बन गई, बोली बन गई। अब भोजपुरी बोली है, मगधी बोली है, बुंदेलखंडी बोली है, राजस्थानी क्या है, बोली है। भाषा फिर क्या बन गई अपनी, हिंदी समूह। ठीक है, विभिन्न भाषाओं के समूह बनाने के बाद भी भारत में क्या है, 114 मुख्य भाषाएं हैं। ठीक है, इतने बड़े सारे समूह बनाने के बाद भी हमारे पास क्या बच गई, 114 मुख्य भाषाएं बच गई। उनमें से हमने क्या किया है, 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित किया है। कितनी, 114 में से केवल 22 भाषाओं को संविधान की कौन सी अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में अनुसूचित किया हुआ है। अन्य भाषाओं को जो है अनुसूचित भाषा कहा जाता है, और इस तरह से भाषाओं के मामलों में जो है भारत क्या बन गया, दुनिया का सबसे बड़ा विविध देश बन गया। तो इसका मतलब हमारे यहाँ भाषा समूह की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ हर 10-20 किलोमीटर के ऊपर जो है हमारी जो टोन है बोलने की वो चेंज हो जाती है, और बोलने का लहजा चेंज होने के कारण एक अलग बोली का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है, जिसके कारण हमारे यहाँ प्रमुख रूप से कितनी है, 1500 बोलियां हैं। ठीक है, इनमें से 114 प्रमुख भाषाएं हैं हमारे पास बच जाती है। जब हम इसको समूह में बांटते हैं तो कितनी, 114 भाषाएं बन जाती हैं। इन 114 में से केवल हमने क्या किया है, 22 भाषाओं को ही जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित किया हुआ है। ठीक है, और इसके साथ साथ चलते हम क्या बन गए, भाषाओं के मामले में हम भारत के दुनिया का क्या बन गया, सबसे बड़ा विविध देश बन गया। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों अपना भारत में विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या है, बांटना। ठीक है, बांटा हमने किसका विकेंद्रीकरण में, तो इस चैप्टर में हमने बांटा है सरकारों के स्तर को। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार, उसके नीचे हमारी स्थानीय सरकारें। ठीक है, तो भारत में विकेंद्रीकरण करना क्यों आवश्यक है, इसका कारण क्या है कि भारत क्या है, एक विशाल देश है। किसमें, पहली चीज क्षेत्रफल में भी हम बहुत बड़े, ठीक है, और दूसरी चीज जनसंख्या, दोनों में ही हम क्या है, बहुत विशाल है। जनसंख्या में हम वर्तमान में नंबर 1 है पूरे विश्व में, क्षेत्रफल में हम दुनिया के क्या है, 7वें सबसे बड़े देश हैं। ठीक है, जहां 2 स्तरों वाली क्या चलती है, सरकार से काम चलाना क्या है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या देखे, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतना बड़ा देश, ठीक है, क्या क्या चीज़ें देखे, स्टेट गवर्नमेंट जो है क्या क्या चीज़ें देखें। तो सरकार चलाने में क्या आती है, स्थानीय स्तर पर समस्याएं, क्योंकि स्थानीय समस्याएं और केंद्र और राज्य की जो अधिकार क्षेत्र है उससे थोड़ा सा क्या है, अलग है। ठीक है, कि जैसे स्थानीय स्तर पर किसी गांव के अंदर गली की समस्या है, तो अब वो क्या प्रधानमंत्री के पास जाएगा, मुख्यमंत्री के पास जाएगा कि साहब हमारी तो गली नहीं है, गली बना करके दो।
वो किसके पास जाएगा? वो एक स्थानीय समस्या है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमारे भारत सरकार ने या हमारे भारत में एक तीसरी सरकार का जो है गठन क्या किया गया 73वें 74वें संविधान संशोधन के तहत। क्यों? क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारों से जो है स्थानीय समस्याओं का निपटारा बहुत आसानी से नहीं हो रहा था, बहुत जटिल प्रक्रिया हो गई थी। भारत के जो है कुछ राज्य तो जो है यूरोप के कई देशों से भी जो है बड़े, क्षेत्रफल के अंदर बात करें तो बहुत सारे राज्य ऐसे हैं भारत के जो यूरोप के एक एक देश से बड़े हैं। ठीक है, जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश किससे बड़ा है? रूस से बड़ा है। जितनी रूस की आबादी है, जो दुनिया का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है, उसकी आबादी के बराबर किसकी आबादी है? अपने भारत के उत्तर प्रदेश की आबादी। ठीक है, इस राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बोली, खान पान और संस्कृति के अंदर हमें क्या देखने को मिलती है? विविधता देखने को मिलती। ठीक है, अब अगर हम जो है अकेले गुजरात में बात करें, महाराष्ट्र में बात करें, हरियाणा में बात करें, तो हमारी बोली हर 20-25 किलोमीटर पर चेंज होती जाती है। जैसे हरियाणा में बात करें, जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, बागड़ी टाइप, मतलब थोड़ा सा राजस्थानी टच भाषा के अंदर आता है। फिर जो है हमारी जो देश वाली जो लैंग्वेज बोलते हैं वो रोहतक, जो खड़ी बोली है बिल्कुल ठेठ हरियाणवी, रोहतक है, जींद है, बिल्कुल ठेठ। महेंद्रगढ़ की तरह थोड़ी सी अलग लैंग्वेज है। ठीक है, गुड़गांव की थोड़ी सी और अटपटी सी लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये क्या है भाई? एक ही राज्य तो एक ही है हरियाणा, पर यहाँ पर बोली अगर देखें अलग है, खान पान का तरीका बदल जाता है। ठीक है, संस्कृति के अंदर थोड़ा सा जो है अंतर, जो है उतार चढ़ाव देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये डाइवर्सिटी है। कई जो है स्थानीय मुद्दे ऐसे होते हैं जिनका निपटारा स्थानीय स्तर पर ही किया जा सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे प्रधानमंत्री को थोड़ी ना पता है कि मैं किस गली में रहता हूँ, मेरी गली की समस्या क्या है, मेरी गली में स्ट्रीट लाइट लगी है कि नहीं है, कूड़ेदान है कि नहीं है, गली पक्की है कि नहीं है, नालियों की क्या समस्या है। ठीक है, हमारी अन्य और क्या 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 समस्या है, वो उन चीज़ों को थोड़ी ना पता है। अगर वो उन चीज़ों पर रह जाएंगे तो राष्ट्रीय मुद्दे वो पीछे छूट जाएंगे। ठीक है, और फिर ये तो समस्या बहुत निम्न स्तर की समस्याएं होगी, निम्न लेवल पर जा कर के, तो उसका निपटारा भी कहाँ पर किया जा सकता है? स्थानीय निम्न लेवल पर ही रह करके किया जा सकता है। ठीक है, तो स्थानीय सरकार के जो है माध्यम से सरकारी तंत्र में लोगों की सीधी भागीदारी जो है सुनिश्चित होती है, और इसलिए भारत में जो है सरकार के एक तीसरे स्तर को बनाने की क्या की गई? जरूरत महसूस की गई कि हमारी जो स्थानीय समस्याएं हैं, गली की है, पानी की है, या अन्य जो छोटी मोटी जो समस्याएं हमारी साफ सफाई की है, वो छोटी मोटी समस्याएं जो है अपनी स्थानीय समस्याएं स्थानीय स्तर पर ही क्या हो जाए? पूरी हो जाए, उसका निपटारा किया जा सके। इसके लिए हमने क्या की है? तीसरे स्तर की सरकार का फिर गठन कर लिया। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या है? तीसरे स्तर में अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ संविधान के अंदर जो है 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ, जो मैंने आपको पहले भी बताया। उसके तहत 73वें संविधान संशोधन के तहत ग्रामीण शासन व्यवस्था, और जिसको हम पंचायती राज व्यवस्था बोलते हैं, 74वें संविधान संशोधन के तहत जो है शहरी शासन व्यवस्था का निर्माण हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले अपने क्या है? पंचायती राज व्यवस्था। तो गांव के स्तर पर जो है स्थानीय शासन जो है पंचायती राज कहलाता है। किसके स्तर पर? गांव के स्तर पर। अब इस पंचायती राज व्यवस्था को जो है बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। इसको कितने भागों में? 3 भागों में। ठीक है, सबसे पहले गांव स्तर पर ग्राम पंचायत है। ठीक है, और फिर अपना खंड स्तर पर जो है पंचायत समिति है, और जिला स्तर पर जिला परिषद का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था किसके स्तर पर है? गांव के स्तर पर है। स्थानीय शासन व्यवस्था है। ठीक है, और इसको हमने कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है, जिसमें सबसे छोटा कौन सा है? गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत का निर्माण, उसके बाद
खंड स्तर पर पंचायत समिति का निर्माण, उससे बड़ा जो है फिर कौन है, जिला परिषद, जिला स्तर के ऊपर। तो ये 3 जो है इसके स्तर बनाए गए हैं। इसके बाद दिसंबर 1992 में भारतीय संसद ने संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधनों को मंजूरी प्रदान की। भाई अब इसके तहत जो है ना हमारी जो स्थानीय शासन व्यवस्था है उसको संवैधानिक दर्जा मिल गया था। पहले इसके पास संवैधानिक दर्जा नहीं था, 1992 में इसको क्या मिल गया, संवैधानिक दर्जा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला राज्य, तो फर्स्ट जो स्टेट था अपना पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला वो था राजस्थान। और राजस्थान में भी कहाँ लागू हुआ थे, नागौर के अंदर हुआ। ठीक है, कब हुआ, 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, क्या हुआ था, राजस्थान के नागौर के अंदर पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले जो है अपनाने वाला राज्य बन गया था। कब, 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, पर क्या इस समय संवैधानिक दर्जा था, नहीं था। संवैधानिक दर्जा कब मिला इसको, 1992 को। ठीक है, फिर आपसे पूछ ले कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब आया था, तो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम आया था 1994 में। तो हमारी यहाँ जो शुरुआत होगी थी हरियाणा की, वो कब हुई, 1994 के अंदर। तो हरियाणा में हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब आया, 1994 में। तो हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था कब शुरू हो गई, 1994 से शुरू हो गई। ठीक है, और राजस्थान जो है पहला बना था कब, 2 अक्टूबर 1959 को। इस समय इसको संवैधानिक दर्जा नहीं मिला हुआ था। अब 1992 में क्या मिल गया इसको, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था और शहरी शासन व्यवस्था दोनों को क्या मिल गया था, संवैधानिक दर्जा मिल गया था। इसके तहत भारत में स्थानीय स्वशासन निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया एवं भारत में जो है पंचायती राज व्यवस्था को क्या किया गया, मजबूत बनाया गया था। तो पंचायती राज व्यवस्था में अपने पास क्या याद रखना है, 3 स्तर। ठीक है, अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि पहली चीज हम पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत को पढ़ेंगे, फिर पंचायत समिति को पढ़ेंगे, फिर जिला परिषद को। 74वें संविधान संशोधन के तहत जो है हम किसको पढ़ेंगे, नगर पालिका को, फिर नगर परिषद को और फिर नगर निगम को। ठीक है, आगे हम देखते हैं बच्चों। अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है 1992 के पंचायती राज व्यवस्था के प्रमुख प्रावधान क्या क्या है। ठीक है, एक इससे पहले हमने आपको बताया था 73वां 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, 73वां 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, उसके अंदर क्या क्या प्रावधान किए गए थे, उन प्रावधानों के बारे में हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो इसमें जो पहला जो प्रावधान किया गया था वो था कि स्वशासी निकायों के चुनाव जो है नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता बना दी गई। कौन सी बाध्यता है, संवैधानिक बाध्यता। ठीक है, अब पहले तो क्या होता था कि जब इसको संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था स्थानीय संस्थाओं को, तो कभी चुनाव तो होते नहीं थे। चुनाव में कोई गांव के कोई 20-50 लोग इकट्ठा हो गए तो एक बड़े रसूखदार लोगों को जो है बना दिया करते थे। तो इस तरह की व्यवस्था थी। पर जब स्थानीय संस्थाओं को जो है संवैधानिक दर्जा मिल गया तो यहाँ पर एक बाध्यता लगा दी गई संविधान के तौर पर कि यहाँ अब जो है स्थानीय स्तर पर नियमित चुनाव होंगे। नियमित चुनाव का क्या मतलब है कि हर 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, हर 5 वर्ष के बाद क्या होंगे, स्थानीय निकायों के चुनाव होंगे और अनिवार्य रूप से करवाए जाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या है कि निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जातियों के लिए जो है सीटें आरक्षित की गई। इसको हम थोड़ा सा और आसान शब्दों में बताएं तो जो अपने स्थानीय स्तर के ऊपर जितने भी पद हैं, चाहे वो पंच है, सरपंच है, पंचायत समिति का सदस्य है, जिला पार्षद है, ठीक है, उन सब के लिए यहाँ पर क्या कर दी गई, सीटें आरक्षित कर दी गई। किसके आधार पर, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइबल और अदर बैकवर्ड क्लास।
इनके अंदर क्या है, जनसंख्या के आधार पर इनको क्या दिया गया, स्थानीय निकायों में आरक्षण दिया गया। ठीक है। तीसरा जो है, कम से कम जो है 1/3 पद जो है किसके लिए रिजर्व रखे गए, महिलाओं के लिए। ठीक है। इसमें हमें 2 चीजें देखनी है बेटा। एक, जब आपको भारत के संदर्भ में पूछा जाए 73वें संविधान संशोधन के तहत कि महिलाओं को कितना रिजर्वेशन है, तो इस क्वेश्चन के तहत तो कितना मिला है भारत में, 1/3 रिजर्वेशन मिला है। पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको याद रखना है कि अगर हरियाणा से संबंधित पूछे कि हरियाणा में स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं को वर्तमान में कितना रिजर्वेशन है, तो ये रिजर्वेशन है 50%। ठीक है। तो हरियाणा में महिलाओं को वर्तमान में रिजर्वेशन कितना है स्थानीय निकायों में, 50%। और इस क्वेश्चन के तहत 73वें संविधान संशोधन के तहत रिजर्वेशन कितना है महिलाओं के पास, 1/3 है। ठीक है। नेक्स्ट है, हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका जो है चुनाव कराने के लिए एक राज्य चुनाव आयोग नामक जो है स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया। देखो, एक जैसे चुनाव करवाते हैं तो एक संस्था है हमारे पूरे भारत के लिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI। ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये क्या करवाती है, भारत में केंद्रीय स्तर के चुनाव करवाती है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। ठीक है। लोकसभा के चुनाव, राज्यसभा के चुनाव, ये काम करवाने का काम किसका है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। इनकी ही एक सबॉर्डिनेट ब्रांच है अलग अलग राज्यों के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है। राज्य चुनाव आयोग। ठीक है। ये जो संस्था है वो क्या करती है, राज्यों में विधानसभा के चुनाव के साथ साथ स्थानीय निकायों के चुनाव भी करवाने का दायित्व निभाती है। ठीक है। जिसमें चाहे पंचायती राज के चुनाव हो और चाहे शहरी शासन व्यवस्था के चुनाव, ये कौन करवाएगा, राज्य चुनाव आयोग करवाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों को जो है कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। अब यहाँ क्या है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने जो टैक्स का जो पैसा है और अपने पास जो कुछ राइट है उसका कुछ हिस्सा किसे दे देगी, स्थानीय स्वशासी निकायों को। इसमें कौन, भाई पंचायती राज व्यवस्था या शहरी शासन व्यवस्था, इसमें से क्या करे, कुछ पैसा इनको देगी ताकि अपनी स्थानीय समस्याओं को सुलझा सके, अपने लिए जो छोटी मोटी जो कुछ व्यवस्थाएं कर सके, कुछ अधिकार देगी ताकि काम करते वक्त जो है स्वतंत्रता महसूस हो। ठीक है। दबाव महसूस ना हो। और नेक्स्ट है अपना ग्राम पंचायत। तो अगर हमें जो है स्थानीय पंचायती राज जो व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था की जो सबसे छोटी जो इकाई है, सबसे छोटी इकाई वो कौन सी, अपनी ग्राम पंचायत है। ठीक है। तो शुरू में अगर मैं बताऊं कि ग्राम पंचायत बनती कहाँ पर है, भाई जिस गांव की संख्या जो है 500 या उससे अधिक हो। ठीक है। तो जिस गांव की संख्या कितनी होगी, 500 या उससे अधिक होगी, वहां पर एक ग्राम पंचायत की स्थापना कर दी जाएगी। पर अगर ऐसा ना हो तो जिन गांव की संख्या 500 ना हो तो 2 या 2 से अधिक गांवों को मिलाकर के भी एक ग्राम पंचायत की स्थापना की जा सकती है। ठीक है। तो यहाँ क्या है कि प्रत्येक गांव ग्राम समूह की एक पंचायत होती है। अब यहाँ का अब है कि गांव का मतलब जहां आबादी 500 से अधिक हो, ग्राम समूह मतलब जहां पर आबादी 500 नहीं है वहां पर क्या किया है, 2 या 2 से अधिक गांव को मिलाकर के ग्राम समूह बनाएंगे। समूह की क्या होगी, एक पंचायत होती है जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। कई सदस्य का मतलब है, ये कई सदस्यों को हम क्या बोलते हैं, पंच बोलते हैं, वार्ड मेंबर जिसे बोलते हैं। ठीक है। तो कई सदस्य कौन होते हैं, वार्ड मेंबर, और इनका जो अध्यक्ष होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सरपंच। सरपंच। ठीक है। और ये अपना क्या है,
ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का जो सदस्य बनते हैं उसकी आयु कितनी होती है? तो इसकी आयु होती है अपनी 21 वर्ष या उससे अधिक। ठीक है। योग्यता की बात करें, योग्यता भाई ग्राम पंचायत का सदस्य बनना तो योग्यता क्या होगी कि पहली चीज तो वो उस गांव का निवासी होना चाहिए। ठीक है। और निवासी में भी हमें एक चीज याद रखनी है, कम से कम वो जो है 1 वर्ष तक उस गांव में रह रहा हो। ठीक है। अगर बाहर से भी आए तो उसको कम से कम उस 1 साल उस गांव में रहते हुए हो जाना चाहिए और स्थानीय विधानसभा की सूची में उसका नाम दर्ज होना चाहिए। आयु कितनी होगी? 21 वर्ष होगी। ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति क्या कर सकता है, हमारे देश के अंदर ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ सकता है। ठीक है। आगे देखते हैं। ग्राम पंचायत के बाद जो है नेक्स्ट है अपना पंचायत समिति। पंचायत समिति कहाँ है? पंचायत समिति का गठन होता है खंड स्तर के ऊपर। ठीक है। खंड स्तर के ऊपर तो कई ग्राम पंचायत मिलकर जो है क्या करती है, पंचायत समिति, मंडल समिति का क्या करती है, गठन करती है। ठीक है। तो यहाँ क्या करती है भाई, जिस गांव की संख्या कम होती है वहाँ पर 5-6 गांव मिल करके एक पंचायत समिति का गठन कर लेते हैं। ठीक है। पंचायत समिति सदस्य का गठन कर लेते हैं। और पंचायत समिति की बात करें तो जो खंड स्तर के ऊपर इसका निर्माण होता है और उसके अंदर आने वाले 30-40 गांव मिलकर के क्या करते हैं, पंचायत समिति का गठन करते हैं। ठीक है। इसके सदस्यों का चुनाव जो है उस इलाके के सभी निर्वाचकों के द्वारा किया जाता है। भाई जो भी वोटर्स होते हैं उनके द्वारा, स्थानीय वोटर्स के द्वारा जो है इनके सदस्यों का क्या होता है, निर्वाचन होता है। ठीक है। साधारण भाषा में बोले तो पंचायत समिति सदस्य को हम बोलते हैं बीडीसी। ठीक है। आपने सुना होगा। और ये बीडीसी जो है, पंचायत समिति सदस्य जो है, ये मिलकर के भाई ज़्यादा से ज़्यादा इनकी संख्या कितनी हो सकती है, 20 हो सकती है। ठीक है। तो ये बीडीसी जो है वो मिलकर के क्या करते हैं, अपने में से ही किसी एक को चेयरपर्सन नियुक्त कर लेते हैं। ठीक है। तो ये बीडीसी है, बीडीसी जितने भी बनते हैं खंड स्तर के ऊपर, ये अपने में से फिर जो है एक को क्या बना लेते हैं, अध्यक्ष बना लेते हैं। ठीक है। अगर इनकी योग्यता की बात करें, योग्यता तो ये क्या होंगे, जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं उसकी स्थानीय मतदाता सूची में जो है इनका नाम दर्ज होना चाहिए। कम से कम 1 वर्ष तक जो है वहाँ पर ये रह चुके हो, इसका प्रमाण होना चाहिए। ठीक है। और साथ में इनका जो आयु है वो 21 वर्ष या उससे अधिक इनकी आयु होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद जो है हमारा है जिला परिषद। तो जो है किसी जिले की जो है सभी पंचायत समितियों को मिलाकर के क्या किया जाता है, जिला परिषद का गठन किया जाता है। किस स्तर पर? ये जिला स्तर पर होती है। ठीक है। तो जिला परिषद का गठन क्या होता है, जिला के स्तर के ऊपर होता है। ठीक है। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है जिला परिषद में, उसे जो है जिले से लोकसभा और विधानसभा के लिए जो है चुने गए सांसद, विधायक तथा जिला स्तर की जो है संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी इसके सदस्य के रूप में होते हैं। अब इस थोड़ा सा इसको समझना है। जो जिला परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका क्या होगा भाई, चुनाव होगा। किसके द्वारा? स्थानीय जनता के द्वारा इनका क्या किया जाएगा, चुनाव किया जाएगा, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के माध्यम से। ठीक है। इस जिला परिषद में जिले के जो संस्थाओं के जो कुछ अधिकारी होते हैं, कुछ सदस्य होते हैं, तो जिला परिषद के अंदर जब हम देखते हैं, ये अपनी जिला परिषद है। ठीक है। जिला परिषद का जो सदस्य होता है वो कहलाता है जिला पार्षद। जिला पार्षद। ठीक है। ये जितने भी जिले के अंदर जिला पार्षद चुन करके आते हैं, ठीक है, कम से कम 10, ज़्यादा से ज़्यादा 30 हो सकते हैं। ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं होते। तो यहाँ जो जिला पार्षद है, ये जिला पार्षद क्या करेंगे, सभी जिला पार्षद मिलकर के एक क्या करेंगे, चेयरमैन का क्या करेंगे या अध्यक्ष का क्या करेंगे, चुनाव करेंगे। ठीक है। इन सभी जिला पार्षदों ने मिलकर के क्या किया, चेयरपर्सन या अध्यक्ष का चुनाव कर लिया। ठीक है। अब इसके और सदस्य कौन होते हैं,
तो इसके सदस्य कौन होंगे? एमएलए, जो स्थानीय एमएलए होते हैं। ठीक है, एक जिले के अंदर, उस जिले के अंदर जितने भी एमएलए बनते हैं, 1 2 3, वो एमएलए। साथ में वहाँ का जो लोकल एमपी है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए। ठीक है, विधायक और सांसद, ये इसके क्या होंगे? सदस्य होंगे। ये जिला परिषद के क्या होंगे? सदस्य होंगे। ठीक है, इसके अलावा और कौन होता है? जो जिले का डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उपायुक्त। ठीक है, ये उपायुक्त भी क्या होता है? जिला परिषद का सदस्य होता है। ठीक है, ये जो डीएम है ये क्या करता है? वहाँ का प्रशासनिक कार्यभार संभालता है। ठीक है, ये इसके क्या होते हैं? मेंबर होते हैं। पर ये जितने भी अन्य जो मेंबर हैं ये सलाह दे सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, वोटिंग नहीं डाल सकते। वोटिंग कौन डालेंगे? ये जिला परिषद के अध्यक्ष और जितने भी पार्षद हैं वो क्या करेंगे? इसके अंदर अपना चुनाव के अंदर अपना वोटिंग करेंगे। ये वोटिंग नहीं करेंगे, पर अपनी बात स्पष्टता के साथ ये उस मीटिंग के अंदर रख सकते हैं। योग्यता की बात करें तो वही है, 21 वर्ष की इनकी आयु होनी चाहिए, स्थानीय मतदाता सूची में इनका नाम दर्ज होना चाहिए। ठीक है, और आयु जो है इनकी कितनी होगी? 21 वर्ष, भारत के नागरिक होने चाहिए, कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए इनके पास। ठीक, ऐसा व्यक्ति क्या कर सकता है? भारत में जिला परिषद का चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, अब जो आती है वो हमारे पास आती है। भी हमारे पास इतना अच्छा खासा स्ट्रक्चर दिया है बना करके, अच्छी अच्छी बातें हमने पढ़ी हैं, तो इसके सामने कुछ समस्याएं भी हैं। समस्या क्या है? पहली है जागरूकता का अभाव। जागरूकता के अभाव में क्या है कि आज भी हमारे ग्रामीण परिवेश के अंदर जब चुनाव होते हैं तो उस चुनाव के अंदर आज भी हम जो वोट डालने जाते हैं वो या तो जाति के आधार पर वोट डालते हैं, ठीक है, या अपने जो पड़ोसियों के आधार पर जो है वोट डालते हैं, या धर्म के आधार पर वोट डालते हैं। ठीक है, और या वोट डालने ही नहीं जाते हैं। ठीक है, आजकल तो एक ट्रेंड बन गया, जो पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे खासे कमाते हैं, वो लोग तो जो है छुट्टी मनाने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि उस दिन छुट्टी होती है, वो बाहर पिकनिक मना रहे होते हैं। गरीब लोग हैं बहुत ज़्यादा तबके के, वो कोई अपना वोट बेच रहा है। ठीक है, कोई जाति के आधार पर वोट दे रहा है, कोई पड़ोसियों के आधार पर, कोई धर्म के आधार पर। ठीक है, कोई वोट दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है, कोई अपने को पता ही नहीं है अपने वोट की पावर क्या है, हमें वोट क्यों करना है। आज भी हमारे देश के अंदर जो है नेता आते हैं, बात करते हैं, ठीक है, गरीबों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, पर उनके लिए काम कोई नहीं करता, क्योंकि उनको पता है कि नेक्स्ट टाइम वोट तो इन्हीं के आधार पर मिलना है। आज भी हमारे देश के अंदर जब वोटिंग होती है तो 70% अगर वोटिंग हो जाए तो रिकॉर्ड टूट जाते हैं। ठीक है, जैसे अभी बिहार की बात करें कि बिहार में अभी विधानसभा के इलेक्शन थे, 70% वोटिंग हुई और हेडलाइन बन गई कि जो है बिहार में जो है मतदाताओं ने रिकॉर्ड तोड़ दी। भाई ये क्यों नहीं देख रहे कि 30% लोग कहाँ गए जो वोट देने के लिए आए ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब जागरूकता का अभाव है। इस कारण हमारे देश की जनता आधी वोट करती है, आधी वोट नहीं करती है। इस कारण इस करप्ट सिस्टम के अंदर जो है करप्ट लोग ही क्या करते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि सरकार काम नहीं करती। क्यों भाई, काम कैसे करेगी? जिस समय वोटिंग की बारी आई तो हम इस आधार पर वोट करके आए या हम वोट करके ही नहीं आए। ठीक है, तो ये क्या है, जागरूकता का अभाव है। किस स्तर के ऊपर? स्थानीय स्तर के ऊपर कि सरपंच बनेंगे तो सरपंच की पावर क्या है, पंच की पावर क्या है, जिला परिषद की पावर क्या है, बीडीसी की पावर क्या है, पता ही नहीं है। ठीक है, ग्राम स्तर के ऊपर पंचायत का काम कौन संभाल रहा है? ग्राम सेवक संभाल रहा है। ठीक है, वो जो लिख के देता है लगभग वही होता है। कारण ज्ञान नहीं है, जागरूकता का अभाव है। इसके कारण जो है हमें आज पंचायतों के अंदर जो है बड़ी स्तर के ऊपर समस्या देखने को मिलती है। अधिकारी जैसा उनको कहते हैं वैसा ही करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, दूसरा है पंचायतों के स्तर के ऊपर धन का अभाव। अब जब भी यहाँ स्थानीय स्तर पर चुनाव होते हैं तो हर सरपंच, हर पंच, हर बीडीसी, हर जिला परिषद पार्षद ये चाहता है कि मेरे वार्ड के अंदर क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। पर ज़्यादा से ज़्यादा काम होगा तो क्या चाहिए? पैसा। पैसा कहाँ है? धन तो है ही नहीं। ठीक है,
फिर हम जो है उनको बताना शुरू करते हैं कि बीडीसी तो पैसा खा गया, सरपंच पैसा खा गया, ठीक है, जिला परिषद पैसा खा गया। खाया किसी ने कुछ नहीं, कुछ खाया वो अलग बात है, ठीक है, पर यहाँ काम करने के लिए पैसा चाहिए, योजनाओं को लागू करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा तो है ही नहीं, ठीक है। पैसा तो सरकार जो है गिन गिन करके चिंदी टाइप में पैसा दे रही है, तो काम कैसे होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, धन का अभाव है, जिसके कारण जो है स्थानीय निकाय जो है जो एक मॉडल सोच करके आते हैं, जीतने के बाद जो सोचते हैं, जीतने से पहले जो सोचते हैं, वो उनको धरातल पर उतार ही नहीं सकते, ठीक है। आज भी जो है गांव के अंदर साफ सफाई की, स्वास्थ्य की, ठीक है, सौंदर्यीकरण की, टूरिज्म की, बहुत सारी गलियों की, स्ट्रीट लाइट की बहुत सारी समस्याएं हैं, वो क्यों नहीं पूरा कर पा रही, धन का अभाव है, ठीक है। थोड़ा बहुत आते हो, थोड़ा बहुत अपना कर जाते हैं गुजारा, ठीक है। तीसरा है अधिकारियों की मनमानी। अधिकारियों की मनमानी क्यों? क्योंकि जितने भी सदस्यों को हम जो है खड़ा करते हैं, चुनते हैं, वो इन आधार पर आ जाते हैं, भाई अपने धर्म का है, अपने जाति का है, अपना पड़ोसी है, इस आधार पर हमने इसको चुन लिया, अब वो जीत गया। जीतने के बाद उसको ये पता ही नहीं है कि उसके पास कौन कौन से अधिकार है, कौन कौन से काम कर सकता है, कैसे कर सकता है। जब उसको ये चीज़ें पता ही नहीं होगी तो फिर क्या करेंगे, अधिकारी अपनी मनमानी करेंगे कि आपको यही करना है, यही होगा, बस उसके बाद वो कुछ काम कर ही नहीं कर पाते भाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अधिकारियों की क्या होती है, मनमानी। चाहे वो एसडीएम हो, ठीक है, चाहे वो एसडीओ हो, चाहे वो बीडीपीओ हो, ठीक है, या अपना ग्राम सचिव हो, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। या डीएम हो, ठीक है, ये अपनी मनमानी करते हैं। तो ये इनको जो योजना ये बना करके जाते हैं उसमें अड़चन पैदा ये करते हैं, जिसके कारण भी जो है पंचायतों के अंदर एक बड़ी समस्या है, ठीक है। तीसरा है जन सहभागिता में जो है कमी। जन सहभागिता में कमी क्या, भाई अभी हमने देखा ना, भाई 70% वोट हो गया तो रिकॉर्ड टूट जाते हैं, बाकी 30% का है, ठीक है। लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। जैसे ग्राम सभा की बैठक होती है, साल में 2 बार बैठक होती है ग्राम सभा की। गांव के 90% छोड़ो 95% लोग ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता होगा कि ग्राम सभा की बैठक कब होती है और ग्राम सभा की बैठक क्यों होती है और ग्राम सभा की बैठक में जाना क्यों है, ठीक है, क्या सवाल पूछने, होता ही नहीं। ये सिर्फ अनिवार्य बैठक है ग्राम सभा की बैठक, और ग्राम सभा की बैठक में अगर कोई प्रस्ताव पास हो जाए वो मान्य होता है ग्राम पंचायत के लिए, ठीक है, पर कोई जाता ही नहीं ग्राम सभा की बैठक में। कागजों के अंदर होती है ग्राम सभा की बैठक, किसके कारण, जन सहभागिता की कमी का। लोग इंटरेस्ट नहीं लेते। गांव में कोई गलियां बन रही हैं, उसका जो है कितना बजट आया है, गलियों का बनाने का पैमाना क्या है, गवर्नमेंट रूल क्या कहते हैं, किसी को कोई लेना देना नहीं। चल रहा है तो उखाड़ दी तो उखाड़ दी, बना दी तो बना दी, पाइपलाइन बिछ गई तो बिछ गई, स्ट्रीट लाइट लग गई तो लग गई, नहीं लग गई तो नहीं लग गई, ठीक है। कारण जन सहभागिता में कमी। लोग एक्टिव नहीं हैं अपने गांव को लेकर के, अपनी समस्याओं को लेकर के। वो सोचते हैं कि सरपंच बना दिया वही करेगा, जिला पार्षद बना दिया वही करेगा अपना, ठीक है। तो ये क्या है, जन सहभागिता में कमी है। नेक्स्ट है केंद्र और जो है राज्य सरकार द्वारा समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराना। भाई एक तो पहले इनको जो है चिंदी चोर टाइप का जो है बजट मिलता है, ठीक है, और जो मिलता है वो भी जो है समय पर उपलब्ध नहीं होता। जो केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा मिलता है, ज़्यादातर इनको बजट राज्य सरकार के द्वारा ही मिलता है, ठीक है। तो जो बजट ही नहीं आएगा, वित्तीय सहायता ही नहीं मिलेगी, तो काम कहाँ से करेंगे, काम अटके रह जाएंगे। फिर कहेंगे सरपंच काम का नहीं है, पंच काम का नहीं, उसका एक अपनी समस्या है। एक इसके अंदर मैं ऐड करना चाहूँगा टैक्स। इससे पहले हमने देखा था कि जो है 1992 का जो अधिनियम आया था, उसके अंदर जो है इनको जो है कुछ टैक्स लगाने की भी छूट दी गई थी। टैक्स क्या है, चूल्हा टैक्स 5 रुपये 10 रुपये। इस 5-10 रुपये से क्या होगा भाई, ठीक है, एक सफाई कर्मचारी का खर्चा भी नहीं निकलता इससे, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे टैक्स जो के नाम पर जो है इनको पकड़ा दिए
अब जो है इनसे करो आमदनी, ठीक है, इनसे करो विकास। ये छोटा गांव है तो मुश्किल से 2-3 हज़ार रुपये का जो है टैक्स हो जाए, इससे क्या काम होगा, ठीक है। लाख भी हो जाए तो भी वर्तमान में कोई काम नहीं है, ठीक। तो ये बड़ी समस्याएं हैं यहाँ के ऊपर। और इसके अंदर जो लास्ट है वो है चुनाव नियमित रूप से नहीं होते, ठीक है। ये तो थोड़ा सा अभी तो इतना नहीं है, कुछ एक स्टेट के अंदर हो सकता है कि ये जो चुनाव होता है उसको थोड़ा सा साल के लिए, 1.5 साल के लिए डिले हो जाता है किसी कारणवश। भाई बीच में लोकसभा के चुनाव आ गए, विधानसभा के चुनाव आ गए, या जो है कोई आपात परिस्थिति आ गई, तो उसके अंदर जो है इन चुनाव को जो है कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो है इनकी जो है एक बड़ी समस्या है, ठीक। तो ये जो है हमने पढ़ी है पंचायतों की जो है मुख्य परेशानियां। अब आप आगे देखते हैं हम अपना जो है स्थानीय शासन व्यवस्थाओं में। नेक्स्ट है नगर निगम, ठीक है। इससे पहले मैंने जो है आपको बताया था 73वां व 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, ठीक है। 73 के अंदर तो मैंने बताया था आपको पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। और जो 74वां जो संविधान संशोधन है वो किससे रिलेटेड है, शहरी शासन व्यवस्था से, शहरी शासन व्यवस्था, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन की चीजें हमने पढ़ ली। अब 74वें के संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था, इन शहरी शासन व्यवस्थाओं को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया। पहला नगर पालिका, ठीक है। स्थानीय शहरी शासन व्यवस्था में जो शासन की जो सबसे छोटी इकाई है इसको हम बोलते हैं नगर पालिका, ठीक है। जैसे जिस शहर की आबादी 20,000 से 50,000 के बीच हो, ठीक है, जिस शहर की आबादी क्या हो 20,000 से 50,000 के बीच हो, वहां पर क्या बनाई जाएगी, नगर पालिका, ठीक है। नगर पालिका का जो अध्यक्ष होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अध्यक्ष को बोलते हैं चेयरमैन, चेयरमैन, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी संस्था है इसकी वो कौन सी है, नगर परिषद, नगर परिषद। नगर परिषद कहाँ बनती है, जिस शहर की आबादी 50,000 से 5 लाख के बीच हो, ठीक है। किसके बीच, 50,000 से 5 लाख के बीच में जिसकी जो है आबादी हो जिस शहर की, वहां पर क्या बनाई जाएगी, नगर परिषद बनाई जाएगी, ठीक है। तीसरा जो है या जो सबसे बड़ी इकाई है शहरी शासन व्यवस्था की उसको बोलते हैं हम नगर निगम, ठीक है। जिसकी आबादी क्या होगी, 5 लाख से ज्यादा होगी, 5 लाख से अधिक, ठीक। तो ये जो है 74वें संविधान संशोधन के तहत शहरी शासन व्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, ठीक है। नगर पालिका बनेगी 20,000 से 50,000 के जनसंख्या पर, और नगर परिषद बनेगी 50,000 से 5 लाख की जनसंख्या पर, और नगर निगम बनेगी 5 लाख से अधिक जनसंख्या पर। उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ गए होगा, ठीक। अब इसमें क्या कह रखा है कि इस प्रकार स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहरों में भी काम करती है। भाई जो संस्थाएं हमने पंचायती राज व्यवस्था में देखी थी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, उसी तरह की संस्थाएं कहाँ पर काम करती है, शहरों के अंदर भी काम करती है। छोटे शहरों में क्या होती है, नगर पालिका। छोटे शहर कौन से हैं, ये जिनकी आबादी क्या 20,000 से 50,000 के बीच में, ठीक है। बड़े शहरों में जो है क्या होती है, नगर निगम। जैसे हिसार देखोगे, अपने हरियाणा में एक सिटी है हिसार, तो हिसार क्या है, नगर निगम है, ठीक है। हिसार के पास में एक सिटी है सिवानी,
तो सिवानी क्या है, एक छोटा सा कस्बा है, शहर है। तो सिवानी के अंदर क्या है, नगर पालिका है। हिसार में अपने पास क्या है, नगर निगम है। ठीक है, नगर पालिका और नगर निगम दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। अब ये जो नगर पालिका के जो सदस्य होते हैं, पार्षद, ठीक है, ये जो सदस्य हैं इनका जो पूरा का पूरा जो कामकाज है कौन देखते हैं, ये निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। और यही क्या करते हैं, इन दोनों का, नगर पालिका और नगर निगम का क्या करते हैं, कामकाज देखते हैं। ठीक है, तीसरा है नगर पालिका जो है प्रमुख और नगर पालिका के जो है राजनीतिक प्रधान होते हैं। भाई जो भी नगर पालिका का जो प्रमुख है या जो है नगर पालिका क्या कहलाएंगे, राजनीतिक प्रमुख। जो भी चेयरमैन बना है वो क्या कहलाएगा, नगर पालिका का राजनीतिक प्रधान कहलाए, क्योंकि जनता के द्वारा चुन करके आया ना। ठीक है, अगला है नगर निगम के ऐसे पदाधिकारी को हम क्या बोलते हैं, मेयर। भाई नगर पालिका में तो हमने इसको राजनीतिक प्रमुख को क्या बोला, चेयरमैन। ठीक है, और नगर निगम में जो है ऐसे पदाधिकारी को हम क्या बोलते हैं, मेयर। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, महापौर। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, महापौर बोलते हैं। इसके साथ जो है अपना सेकंड चैप्टर संघवाद वाला जो है वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर की एक एक जो है बारीकी से जो है चीज़ों को समझ में आई होगी। हम फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।